हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने इस लेक्चर के अंदर आपके जो सिलेबस है उससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और इस सीरीज के अंदर अपना जो आज डिस्कस करेंगे अपने, वो अपने पास रहेंगे 2010 से लेकर के 2019 जो गैट के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैथमेटिकल फिजिक्स के, वो अपने इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद जब भी अपने को टाइम मिलेगा, ठीक है, तो अपने जो है 2019 से लेकर के 2026 तक के भी कवर करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो वो कवर कर लेंगे, वरना वो कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ अपने स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के अंदर अपने 2010 से लेकर के 2019 गैट के जो पीवाईक्यू रहेंगे आपके सिलेबस से रिलेवेंट, है ना, वो वाले अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें जो है बढ़िया से समझ में आ रही होगी। ओके, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है। पहला क्वेश्चन अपने पास है कि कंसीडर एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर। एंटी सिमेट्रिक टेंसर है अपने पास, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है वो। एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ये होता है, देखो, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो उसके इक्वल आ गया तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, है ना। और अगर इसका ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आ गया तो इसको बोलते हैं क्या, एंटी सिमेट्रिक, है ना। इस तरीके से इसको बोलते हैं, ठीक है। पी आई जे विद इंडिसेज आई एंड जे, इसकी इंडिसेज क्या दी गई है आपको, आई और जे दी गई है, ठीक है। रनिंग फ्रॉम 1 to 5, मतलब ये जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर कितने का है, 5 बाय 5 का ऑर्डर है, 1 से लेकर के 5 तक जाता है, ठीक है। आई भी 1 से 5 तक जा सकता है और जे है तुम्हारा इंडिसेज में, वो भी 1 से 5 तक जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो 5 बाय 5 का है, ओके। इसके बाद क्या है अपने पास, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द टेंसर। तो अपने को इस टेंसर के अंदर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, अपने पास ये मान लेते हैं कोई भी अपने पास एक टेंसर है जिसका ऑर्डर जो है वो है n बाय का n, ओके। यहाँ डायगोनल में कुछ एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट कितने होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं n, 1 2 3 4 5, है ना। 5 बाय 5 के तो 5 होंगे और n बाय n के तो इसमें होंगे n। यहाँ कितने होंगे, यहाँ होते हैं n n-1/2, और यहाँ भी कितने होते हैं n n-1/2। ये जनरल है, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे एंटी सिमेट्रिक हो, इस तरीके से इसके एलिमेंट जो है वो डिवाइडेड किए होते हैं, ठीक है। बात यहाँ किसकी हो रही है, ये पूछ रहा है इंडिपेंडेंट, मतलब जो फ्री है उन पे कोई लोड ही नहीं है, वो अपने तरीके से ही रहेंगे, ठीक है। तो देखो, बात है अपने पास किसकी, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। जब एंटी सिमेट्रिक है ना, तो यहाँ माइनस लाना जरूरी है। माइनस लाने का मतलब क्या है, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो माइनस आ जाएगा, मतलब ये वाले एलिमेंट जो है ना, ये वाले एलिमेंट यहाँ के यहीं रहते हैं, बात समझना। ये वाले एलिमेंट यहाँ के यहाँ रहेंगे लेकिन माइनस आ जाना चाहिए। ऐसा कैसे होगा, ऐसा तब होगा जब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो, जीरो हो। क्या हो, जीरो हो। तो इनके ऊपर बाउंडेशन लग गई कि आपको जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले कंपोनेंट जो है वो कौन से हो गए, ये हो गए डिपेंडेंट। ये कौन से हो गए, डिपेंडेंट हो गए। अब ये दो बचे, ठीक है। अब एंटीसिमेट्रिक है तो इनको इनका माइनस होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ट्रांसपोज करोगे ये यहां आ जाएंगे और ये यहां आ जाएंगे, ओके। और आगे आना चाहिए क्या, माइनस। वो कब पॉसिबल है, जब ये एक दूसरे के माइनस हो। आप बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, 0 0 0 1 2 3, तो ये इनको होना पड़ेगा -1 -2 -3। अब इसका आप ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये है ना, जो आपकी रो है वो कॉलम बन जाएगी, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। अब देखो ये नेगेटिव बनी कि नहीं बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको है ना, इनको हमेशा इनका माइनस होना ही पड़ेगा। इनकी मजबूरी है कि ये इनका माइनस हो। तो ये वाले भी डिपेंडेंट है और ये वाले भी डिपेंडेंट है, तो ये वाले तो डिपेंडेंट है ही है, इसी के साथ ये वाले जो कंपोनेंट है ये भी क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट कौन से वाले रहेंगे, इंडिपेंडेंट कौन से वाले रहेंगे, इंडिपेंडेंट जो बच गए ये वाले, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कौन से वाले हैं, ये वाले अपने पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अगर अपने को डिपेंडेंट पूछता तो अपने ये आते एंटीसिमेट्रिक के अंदर, और इंडिपेंडेंट पूछ रहा है तो ये वाले आएंगे। यहाँ पे देखो एन का मान कितना था, 5 था, तो आप यहाँ 5 पुट करो, ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 - 1 4 डिवाइड बाय 2, तो 5 चौक 20/2, तो कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर हो जाएगा अपना क्या, 10 हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता कि इसका डिपेंडेंट का, तो अपने इन दोनों को जोड़ते, फिर उसके अंदर n की वैल्यू 5 थी तो 5 पुट कर देते, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन अगर मैं करूं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए,
अगर मैं यही सेम क्वेश्चन जो है वो सिमेट्रिक टेंशन के लिए करता, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए करता, तो कैसे होता देखो। सिमेट्रिक के लिए क्या होता कि इन पे कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि सेम ही बनाना है, तो इन पे कोई मजबूरी नहीं है, ये चाहे कुछ ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहां मजबूरी थी क्या कि इनको है ना, इनको पहले वाले का माइनस होना है, अब जीरो पे तो माइनस लगाओगे तो फर्क नहीं पड़ता, तो इनकी मजबूरी थी जीरो होना। पर वहां इनकी मजबूरी नहीं है, अगर ये एक दो तीन भी होंगे ना तो यहाँ एक दो तीन ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पर इनकी मजबूरी है कि इनको इनका सेम होना पड़ेगा। सिमेट्री के अंदर क्या होता है, इनको इनका सेम होना पड़ता है, एंटी सिमेट्रिक में इनको इनका माइनस होना पड़ता है। तो ये वाले तो दोनों में ही क्या है, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, डिपेंडेंट तुम्हारे पास कह दो एलिमेंट्स है, ठीक है। बट ये वाले डिपेंडेंट है किसमें, एंटी सिमेट्रिक में, पर सिमेट्रिक के अंदर ये इंडिपेंडेंट, सिमेट्रिक के अंदर ये इंडिपेंडेंट है, और एंटी सिमेट्रिक के अंदर ये डिपेंडेंट है, इनको जीरो ही होना पड़ेगा डिपेंड उस किसमें, एंटी सिमेट्रिक के अंदर, ठीक है। तो यहां अपने पास बात करें 5x5 की मैट्रिक्स या n/n की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो डायगोनल वाले हैं वो भी फ्री है, तो इंडिपेंडेंट कौन से हो गए, एक तो n हो गई, ठीक है। दूसरा इंडिपेंडेंट कौन से हो गए, दूसरे इंडिपेंडेंट हो गए अपने पास n(n-1/2)। अच्छा, तो डिपेंडेंट कौन से हो गए, डिपेंडेंट अपने पास हो गए सिंपल जो बच गए वो n(n-1)। इनका योग करोगे ना तो वो n स्क्वायर आएगा, क्योंकि n/n की मैट्रिक्स के अंदर टोटल जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं n स्क्वायर। ओके, तो यहां अपनी बात करें इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये प्लस ये, मतलब टोटल बन गए, इंडिपेंडेंट की बात करेंगे अगर आप तो वो बन गए अपने पास n(n+1/2), ठीक है। और डिपेंडेंट की बात करें तो यहां बन गए n(n-1)। ठीक है, ये बात मैंने यहां पे इसलिए एक्सप्लेन की है ताकि आगे अगर ऐसा क्वेश्चन एक आएगा तो अपने उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा इसी फॉर्मूले से कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वेयर द कंटूर सी इज इन द यूनिट सर्कल दिस, कि आपका जो कंटूर सी जो है वो इस यूनिट सर्कल के अंदर है, ठीक है। ये आपका जो यूनिट सर्कल है वो क्या कहता है, देखो ये आपका यूनिट सर्कल ये कहता है कि z इजिकल टू 2 पे हम बनाएंगे सर्कल, ठीक है भाई, बना लेना। ये इजिकल टू आ गया, ये आ गया 2, रियल एक्सेस ये होता है इमेजिनरी एक्सेस, है ना, 1 2 3 4। ये कह रहा है कि जो हमारा सर्कल है वो z इजिकल टू 2, z-2 इजिकल टू 0, मतलब z इजिकल टू 2 पे बनाएंगे, ठीक है भाई, बना लो। ये लो z इजिकल टू 2 पे हमने सर्कल बना दिया, पॉइंट बना दिया, ठीक है, इस पे सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 1 होगी, तो इस पर अगर 1 रेडियस का सर्कल बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा, बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो पॉइंट आएंगे ना उन्हीं के ऊपर रेजिड्यू जो है वही आपकी हेल्प करेगा इस कंटूर का इंटीग्रेशन निकालने में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z साइन z, नीचे क्या है z स्क्वायर dz। पहले जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर एफ जेड, ये जो कंप्लीट आपको फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर देखो जो नीचे है, नीचे वाले से पता करते हैं कि ये कौन से ऑर्डर का पोल है, ठीक है, या कौन से टाइप की सिंगुलरिटी यहाँ है। यहाँ जो z इजिकल टू 0 है वो सेकंड ऑर्डर पोल है, कौन सा है, सेकंड ऑर्डर पोल, ओके, सेकंड ऑर्डर पोल तो है। तो इसका जो मान निकलेगा, इसका जो मान निकलेगा इस इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2πi गुणा रेजिड्यू रेजिड्यू एट z इजिकल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब z इजिकल टू 0 पर रेजिड्यू निकालने के लिए z इजिकल टू 0 सर्कल के अंदर आना चाहिए। उन्होंने ना ये जो कंटूर सी है उसको इस तरीके से डिफाइन किया है, तो वो इसके अंदर आना चाहिए। क्या z इजिकल टू 0 इसके अंदर है, क्या नहीं है, z इजिकल टू 0 इसके अंदर नहीं है, तो इस पे रेजिड्यू का मान कितना होगा, 0 होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जब अपने पास रेजिड्यू जो है, रेजिड्यू वाला जो पॉइंट है, जो पोल है, जो सिंगुलर पॉइंट है वो इसके अंदर ही नहीं है, कंटूर डिफाइन किया गया उसके अंदर ही नहीं है, उसके बाहर है, तो उसके ऊपर जो रेजिड्यू है वो 0 आता है, ठीक है। और हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन हो वहां ऑप्शन में 0 हो तो आपकी नजर हमेशा उस पर जरूर जानी चाहिए कि ये आंसर होने के काफी ज्यादा चांस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज, ये मैट्रिक्स दी गई, इसकी आइगन वैल्यू अपने को निकालनी है। आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपने पास a माइनस का लैम्डा आई इजिकल टू 0, इस तरीके से अपने आइगन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो a माइनस का लैम्डा आई बनाओ, a कहाँ रहा, ये रहा, 2 2 3 0 3 0
0 1 0, ठीक है। माइनस का लेमडा, लेमडा से गुणा करके आई, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो घटानी है जिसमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, तो ये यहाँ घट जाएगा। आपको बात समझ में क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए है, माइनस लेमडा से गुणा किया और मैट्रिक्स आई है, ठीक है, बराबर 0 है। जो ये बनेगा ना, इसका आपको क्या बनाना है, लास्ट में डिटर्मिनेंट बनाना है, सारणिक बनानी है। ओके, ठीक है जी। आ जाओ, देखो आगे इसको सोल्व करो, बराबर में क्या है, 0 है। इसको सोल्व करोगे तो लेमडा के जो मान आएंगे वो आपके पास क्या है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। ओके, करें सोल्व, आ जाओ। इसका सोल्व करें, यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का लेमडा। ओके, ये वाला आ जाएगा 1 माइनस का लेमडा, इनका गुणा कर दो तो क्या आएगा, 2 माइनस का लेमडा इंटू 2 माइनस का लेमडा माइनस 3 की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सोल्व करें इसको, ये आया 1 माइनस का लेमडा, इसको करोगे तो ये 2 माइनस लेमडा की स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 प्लस का लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बना अपने पास, देखो लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा, है ना, लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक है। और इसके गुणा में क्या है, लेमडा माइनस 1 ही है, तो लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, गुणा करने में 5 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में 4 आना चाहिए, ऐसा कोई है, हाँ 5 एकम 5 है ना, माइनस का 5 लेमडा और प्लस का लेमडा, है कि नहीं। गुणा करेंगे तो माइनस का 5 लेमडा स्क्वायर आ गया। ओके, कोई समस्या ही नहीं है, लेमडा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनाओगे तो लेमडा कॉमन आएगा इसमें, ये बचेगा लेमडा माइनस का 5, यहाँ 1 कॉमन लोगे तो ये आएगा लेमडा माइनस का 5। ओके, और यहाँ ये क्या है, लेमडा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये आएगा लेमडा माइनस का 5 और ये बनेगा लेमडा प्लस का 1, ये आएगा लेमडा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की जो मान है वो आ गया 5 कोमा माइनस 1 कोमा 1, ये तुम्हारे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई, क्या आ गई, आइगन वैल्यू आ गई इस मैट्रिक्स की, ठीक है। कितनी, 1 माइनस 1 और 5, 1 माइनस 1 और 5, ठीक है। ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो पता करना है इस मैट्रिक्स का। देखो क्या है वो, एफ एक्स इजिकल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता करना है किसका, एक फंक्शन एफ एक्स का पता करना है, और वो फंक्शन जो आपको वो इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है एफ एक्स का वो किस तरीके से डिफाइन होता है, वो मान लेते हैं अपने, उसको एस दिया हुआ तो एस से लिखते हैं, ठीक है। वो है अपने पास 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक का इंटीग्रेशन करना है, और ये आ जाएगा एफ एक्स ई टू पावर माइनस का एस एक्स डी एक्स। इस तरीके से अपने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मान पुट करो एफ एक्स का, अब इसकी लिमिट जो है वो 2 में तोड़नी पड़ेगी, एक तो 3 से छोटा है तो 0 से 3 तोड़नी पड़ेगी, एक 3 से बड़ा है तो 3 से इनफाइनाइट तक जाएगा, तो एक तो जाएगा 0 से 3 तक एफ एक्स ई टू पावर माइनस का एस एक्स डी एक्स, ओके, और एक जाएगा 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये है एफ एक्स ई टू पावर माइनस का एस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ इसका मान कितना है, 0 है तो 0 रख देंगे, यहाँ इसका मान जो है एक्स माइनस 3 है तो वो रख देंगे, ठीक है, तो रख दो, तो यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0 हो गया, है कि नहीं। तो अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब है ही नहीं, है ना, यहाँ एफ एक्स ही नहीं है तो इसका डिफाइन करोगे, तो अपने पास क्या है, वहां क्या है एफ एक्स, उसका मान कितना आ जाएगा, एक्स 3, और वो है ई टू पावर माइनस का एस एक्स डी एक्स, लिमिट है 3 से लेकर के इनफाइनाइट। अब इसका अपने को क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो ये होगा अपने पास आइलेट रूल से। आइलेट रूल क्या होता है, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक। तो पहला फंक्शन अपने पास ये है और दूसरा फंक्शन क्या है, ये है, ठीक है। अलजेब्रिक के बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंशियल, ये है। आइलेट रूल क्या कहता है कि इसको ऐसे करो, पहला एज इट इज, ठीक है, दूसरे का समाकलन, ये मैंने इसका समाकलन कर दिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस एस वो चला जाएगा नीचे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, एक्स माइनस 3 का अवकलन क्या होता है 1, ठीक है। दूसरे का समाकलन ये का ये आएगा, ठीक है, वापस से इसका समाकलन, और ये अपनी जो है इसकी लिमिट लगी हुई है 3 से लेकर के
इनफाइनाइट। ठीक है, 8 नहीं है, ये इनफाइनाइट है। ओके, तो यहां देखो क्या है, x माइनस का 3। ओके, यहाँ x माइनस 3 का x माइनस 3 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। e टू पावर माइनस का एस एक्स पड़ा है, और यहाँ माइनस का s पड़ा है। ये है माइनस एस है, वो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। e टू पावर माइनस एस एक्स का इसका समाकलन करोगे तो क्या होगा, e टू पावर माइनस का एस एक्स ही होगा। e टू पावर माइनस एस एक्स, नीचे माइनस का s पूरा आएगा, माइनस का s पहले से, माइनस का s फिर से आ गया, तो ये हो गया नीचे s का स्क्वायर, और यहाँ जो है वो माइनस है। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। ठीक है, अब अपने को वैल्यू पुट करनी है, एक तो इनफाइनाइट पुट करना है, एक 3 पुट करना है। जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि e टू पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, ये भी जीरो। तो इनफाइनाइट पुट करने से तो ये चला जाएगा, 3 पुट करोगे ना, 3 पुट करोगे तो ये चला जाएगा, है ना। पर ये वाला रहेगा, समझ रहे हो आप। तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट पुट किया तो आया जीरो, माइनस में इसमें 3 पुट करोगे, इसमें आएगा जीरो। अब माइनस यहाँ है, माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस, ये आएगा e टू पावर माइनस का 3 इंटू एस, है ना। x का मान 3 पुट किया अपन ने। ओके, और डिवाइड बाय अपने पास क्या है, s स्क्वायर है। तो ये अपने पास आ गया क्या, s की पावर माइनस 2 और e टू पावर माइनस का 3s, s टू पावर माइनस 2 और e टू पावर माइनस का 3s। अपने पास यहाँ क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो अपने पास इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए फोर्स F इज फ्रॉम ए पोटेंशियल फंक्शन f, कि तुम्हारे पास एक फोर्स जो है वो एक पोटेंशियल फंक्शन u या v जो भी है उससे ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है भाई, ड्राइव कर दिया तुमने। वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट फॉलोज, कि अगर f जो है वो इस तरीके से दर्शाया जा सकता है, तो बताओ इनमें से f जो है या जो v जो है उस पर क्या कंडीशन लगेगी। देखो क्या कंडीशन लगेगी, अपने पास होता क्या है, देखो कि जब भी ये देख के तुमको ये याद आ रहा होगा क्या, कि ऐसा तब था कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, उसको है ना अपने ऐसे पोटेंशियल से ऐसे लिख सकते थे। समझ आ रही है बात, या तो ये याद होगा, वी लिख दो, या वहां जो अपने पास जो स्केलर पोटेंशियल था उसको 5 भी लिखते थे। इसी तरीके का एक और भी है कि जो फोर्स होता है ना उसको आप क्या कर सकते हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हो। 3D की बात करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यू करो वी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कंजर्वेटिव नेचर। इस फोर्स का क्या दर्शाते हैं, कंजर्वेटिव नेचर दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका जो अपने पास करल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसको आप याद कैसे रखोगे, कहां से आता है, ये यहां से आता है। देखो कि अपने पास जो दो थ्योरम होती है, एक होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक होती है स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक्स कर्ल थ्योरम ये कहती है कि आपका जो लाइन इंटीग्रल है, ठीक है ना, वो आपका वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। ओके, अब क्या है कि ये लाइन इंटीग्रल है, ये कब होता है, ये तब होता है जब एफ क्या हो तुम्हारे पास, कंजर्वेटिव हो, मतलब एफ क्या हो, पाथ डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। पाथ डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट होगा तो ये जो क्लोज्ड पाथ का लाइन इंटीग्रल है ये क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ये जीरो कब आएगा, जब ये जीरो होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायल क्रॉस एफ क्या हो गया, जीरो हो गया। उम्मीद करता हूं मैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी फंक्शन जो है वो जब कंजर्वेटिव नेचर में होगा तभी उसको किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। ये कब होता है, जब वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है या पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। जब कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके द्वारा किए गए कार्य जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ जो उसके द्वारा कार्य किया गया कार्य है एफ डॉट डीएल है, बल गुणा विस्थापन है, वो क्या है अपने पास पाथ इंडिपेंडेंट है। तो क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है, यहां से गया और वापस यहीं आ गया, तो किया गया कुल कार्य क्या हो गया, जीरो। ये जीरो होगा तो ये क्या होगा, जीरो। तो डेल क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपने पास ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं ये बात आपको काफी सही तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके ठीक है, चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट, चलते हैं। अगला क्या है, ए 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट जो है वो इस प्रकार है कि इसकी ट्रेस क्या है, 11 है। याद रखना बात कि 3x3 की मैट्रिक्स है और उसकी ट्रेस इतनी, इसकी जो ट्रेस होती है ना वो हमेशा इसकी जो आइगन वैल्यूज आती है उनका सम होती है।
याद रखना कि मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है कि मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यू जाती है उनका सम होती है, ठीक है। और इसकी डिटरमिनेट कितनी है, 36 है। डिटरमिनेट क्या होती है, जो तीनों आइगन वैल्यूज आ रही है, डिटरमिनेट जो है उनकी तीनों आइगन वैल्यूज आ रही है, उन तीनों का गुणनफल होती है। तो इन तीनों का जो गुणा है वो अपने पास कितना है, 36 है, ठीक है ना। कि जो तीनों अपने पास आइगन वैल्यूज आ रही है उनका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगी, तुम्हारी डिटरमिनेंट का मान होगा वो, ठीक है। ओके, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर ऑल नोन टू बी पॉजिटिव इंटीजर। वो कह रहा है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आपके पास जो तीनों ही आ रहे हैं वो कैसे अपने पास पॉजिटिव इंटीजर है ना। वो पॉजिटिव इंटीजर है, पूर्णांक है वो, ठीक है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी, देखो तीनों पॉजिटिव है और तीनों का योग 11 है, तो 18 तो नहीं हो सकती, ये ऑप्शन तो गया। अगर 18 करोगे तो बाकी माइनस करनी पड़ेगी और इसने कह दिया पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये गया। 12 भी नहीं कर सकते आप, 12 कर दोगे क्या करना पड़ेगा, 12 कर दोगे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, जो कि इसने कहा अलाउ नहीं है। 11 अगर तुम 9 कर दो, अगर तुम इसको 9 करोगे, अगर तुम एक को 9 करोगे तो बाकी दो तुमको एक एक करनी पड़ेगी, है कि नहीं। बाकी दो एक एक करोगे तो गुणा कितना हुआ, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 ही हुआ, जो कि होना चाहिए 36, तो ये भी नहीं हो सकती। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, क्या कि यहाँ आइगन वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अगर तुम ये 6 करते हो तो तुम्हारे पास कितने बचे, 5 बच गए। 5 के कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, या तो 4 1 कर लो, ठीक है, या फिर 2 3 कर लो। 4 1 करोगे तो 6 चौके 24, 24 से कम 24, ये वाला देखो नहीं बन रहा। ये वाला देखो 6 18, 18 दूनी 36, ये बन रहा है। मतलब जो आइगन वैल्यूज है अपने पास वो 2 होगी, 3 होगी और 6 होगी, है ना। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कितनी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 6 होगी। अपने को इतना आगे करना नहीं था, अपने को यही समझ में आ गया था कि 9 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, तो जो मैक्सिमम या सबसे बड़ी जो आइगन वैल्यू है वो 6 होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत सही तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप है। स्टेटमेंट टाइप मतलब ये तुमको थोड़ा याद रखना है, इस क्वेश्चन से तुमको सीखना है। हर ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां से आप कुछ चीजें याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, वो फिर आपके आगे जब आप सोल्व करते हो वहां काफी काम आते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर। इनको सिमिलर मैट्रिक्स कहा गया है कब, जब अपने पास B इजिकल टू आ जाता है P इनवर्स AP फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P। एक P क्या है, एक ऐसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स क्या है, विद्यमान होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप मैट्रिक्स A को जो है वो इस तरीके से लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स बी आ जाएगी, ठीक है। अब ए और बी में क्या है, कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगी, यहां से बराबर होगी। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ट्रेस ऑफ ए है वो भी ट्रेस ऑफ बी के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। और ए और बी जो है इनके सिमिलर क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होगी। आइगन वैल्यूज क्या होगी, सिमिलर होगी। लेकिन एक समस्या है कि ए और बी जो है इनके आइगन वेक्टर सेम होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी बात क्या याद रखनी है कि अगर आपने एक मैट्रिक्स ए को बी में ट्रांसफर कर दिया मैट्रिक्स बी की हेल्प से, तो ए और बी के आइगन वैल्यू सेम होंगे, ट्रेस सेम होगी, डिटरमिनेंट सेम होगी, बट उनके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहां अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि ये वाला सही नहीं है ना। नोट ट्रू पूछा था, ये वाला हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है कि कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस a क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, इंटर्ड सेंटर्ड एट द ओरिजिन, लेट r is this be the position vector and n cap be a unit vector normal to the surface। the surface integral जो ये surface integral आपके पास over the closed surface of the cylinder is। तो अपने को r का मान ये दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया है जिसकी हाइट क्या है, h है, रेडियस क्या है, a है, और दोनों साइड से क्लोज है, सेंटर्ड है किस पे, ओरिजिन पे, ठीक है। आर का मान इतना है, और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। और सरफेस इंटीग्रल इसका जो आपको मान पता करना है ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है जी। इसका मान पता करना है, ये सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे। अब सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करना हो या लाइन को अपने पास चेंज करना हो सरफेस में, तो अपने पास क्या आती है, दो थ्योरम आती है। एक आती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक आती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। एक आती है स्टोक्स कर्ल थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। देखो क्या होती है दोनों,
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो काम आती है अपने पास सरफेस इंटीग्रल को। कोई सरफेस इंटीग्रल अगर है, ठीक है, क्लोज्ड का, तो उसको आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। किसके हेल्प से? डाइवर्जेंस की हेल्प से। ठीक है, डाइवर्जेंस की हेल्प से उसको आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन इंटीग्रल है, अगर कोई लाइन इंटीग्रल है क्लोज वाला, तो वो क्या है, उसको आप सरफेस वाले में कन्वर्ट कर सकते हो इंटीग्रेशन में। पर क्या यूज करना पड़ेगा आपको? उस वेक्टर का कर्ल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टोक्स थ्योरम है। ये अपने पास क्या है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। स्टोक्स कर्ल थ्योरम जो है अपने वो कंजर्वेटिव वाला जब अपने क्वेश्चन किया था तब उसमें यूज कर ली थी। अब अपने पास क्या यूज होगी? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज होगी। तो ये वाली थ्योरम यूज करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका जो मान है इंटीग्रेशन ऑफ आर वेक्टर डॉट एन कैप डीएस लिखो या डीएस वेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा डेल डॉट आर वेक्टर डीवी। यहाँ आपने क्या लगाई है? यहाँ आपने लगाई है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अपने लगाई। ओके, तो यहां देखो क्या हो जाएगा? डेल डॉट आर वेक्टर आप करो। डेल डॉट आर वेक्टर जब आप अप्लाई करोगे तो ये क्या होता है? ये होता है डेल बाय डेल एक्स। यहाँ जो आर का जो भी आई कैप में कंपोनेंट है, अरे मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, लो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। ठीक है, और ये क्या है? डॉट आर का मान क्या है? एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के। ठीक है, करो डॉट, तो क्या आएगा? आई से आई का डॉट 1 होगा और एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन करोगे 1 आएगा। इसी प्रकार वाई के सापेक्ष वाई का 1, जेड के सापेक्ष जेड का, तो ये आ गया अपने पास कितना? 3। तो ये आएगा 3 डीवी। अब 3 क्या है? कांस्टेंट है तो 3 आ जाएगा बाहर। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होता है? वी होता है। ठीक है, वी क्या है? वॉल्यूम है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बनेगा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है? रेडियस। इसकी दे रखिए ए स्क्वायर एच, तो ये आएगा 3 पाई ए स्क्वायर एच। ठीक है, 3 पाई ए स्क्वायर एच जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, उस इंटीग्रेशन का मान जो है वो इतना आएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ जेड। की एफ जेड जो फंक्शन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, देखो अपने पास यहाँ पे नीचे देखो, नीचे वाला जो है ना उससे डिफाइन करते हैं अपने कि ये एनालिटिकल नहीं होगा। और एनालिटिक नहीं होने का मतलब क्या है? एनालिटिकल नहीं होने का मतलब क्या होता है? इनडिफाइंड, है ना, कि वो डिफाइन ही नहीं हो सकता। इनडिफाइंड किसको बोलते हैं अपने? इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट बनाना है। इनफाइनाइट कब बनता है? जब नीचे क्या आता है? जीरो आता है। तो नीचे इसमें जीरो कब बन रहा है? देखो, इसकी पावर 2 इजिकल टू जीरो। ये जीरो कब बन रहा है? ये जीरो बन रहा है जेड इजिकल टू पाई पे। ठीक है, और ये 2 बार है, पावर 2 है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर का पोल है। सेकंड ऑर्डर पोल एट जेड इजिकल टू पाई। ठीक है, जेड इजिकल टू पाई पे सेकंड ऑर्डर का पोल है। एफ जेड है ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट जेड इजिकल टू पाई। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगर यहाँ पे जेड माइनस का पाई होता, स्क्वायर नहीं होता, तो ये कौन सा होता? अपने पास सिंपल पोल होता जेड इजिकल टू पाई का। ठीक है, अगला देखो क्या है? कंसीडर ए काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉक जो है अपनी ऐसे चलती है ना, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे चल रहा है। ठीक, इस तरीके से कोऑर्डिनेट वगैरह इसके अपने को भी पता नहीं है, काउंटर क्लॉकवाइज की बात की है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर काउंटूर एट जेड इजिकल टू जीरो। मतलब ये क्या है? जेड माइनस का जीरो है और 1 है। इसका मतलब है जेड इजिकल टू जीरो पे ये सिचुएटेड है। ये लो भाई, जेड इजिकल टू जीरो पे, और रेडियस कितनी है? 1 है। मतलब ये भी 1 आएगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये एक्सेस होता है रियल, ये होता है इमेजनरी। तो ये आएगा 1 और ये आएगा आयोटा। ये आएगा माइनस आयोटा और ये आएगा माइनस का 1। ठीक है, अबाउट द ओरिजिन लेट एफ जेड इजिकल टू दिस। एफ जेड का मान आपको ये दिया हुआ है। ओके, देन द इंटीग्रल, इसका मान कितना होगा? ओवर दिस कंटूर। इस कंटूर पे अपने को इसके कंटूर का मान पता करना है। एफ जेड का मान आपको वो दिया गया। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है इसका मान कैसे निकलता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका मान कैसे निकलेगा? इसका मान निकलेगा प्लस 2 पाई आयोटा। एक्चुअल में ये प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? अगर कंटूर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तब तो ये प्लस आएगा, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल जो है ना, एंगल जो अपने हैं वो भी अपने यहां मापते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही मापते हैं, तो जब एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस आएगा। यहां अपने पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है तो ये रहेगा प्लस। ठीक है, और गुणा में क्या आता है? रेजिड्यू। रेजिड्यू
रेजिड्यू एट जेड इजिकल टू पाई, जेड इजिकल टू पाई। अब एक गजब की बात सोचो, क्या पाई का मान कितना होता है? 3.14। तो 3.14 लिखोगे तो वो तो इस सर्कल से बाहर आ गया। 3.14 तो इस सर्कल से क्या आ गया? बाहर आ गया। सर्कल से बाहर चला गया, इस कंटूर में ही नहीं है, तो इसके ऊपर जो रेजिड्यू तुम निकालोगे वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0। इसीलिए मैं कहता हूं 0 देखते ही आंखें जो है वो ऐसे खुल जानी चाहिए कि 0 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स दिस। ये दो वेक्टर हैं, ओके। तो बताइए कि ये क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल है या नॉर्मलाइज्ड है? ठीक है, इतने को ही बताना है। मेनली जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका जो आंसर है वो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। देखो इन दोनों में से एक चीज की होगी, कोई चाह के भी नहीं हो सकता। जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट नहीं है, दोनों में से एक पक्का है कि नहीं? तो इन दोनों को ही अपने को मेन चेक करना है। ठीक है, देखो डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है कि एक वेक्टर जो है उसका उसको किसी के साथ मिला करके आपने जोड़ दिया तो वो 0 कर रहा है, मतलब इसमें कैपेबिलिटीज है इसके साथ मिलके 0 करने की, तो इसको बोलते हैं क्या? डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। या फिर अपने ये कह दें कि ये जो मिलके है ये नॉन जीरो ही रह रहा है, इसको 0 होने के लिए ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट हमारा 0 होना चाहिए इसको 0 करने के लिए, तो वो कहलाता है, वो केस क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट। मेरी बात समझे आप कि इनको मिला करके 0 करने के लिए इनके कोफिशिएंट का 0 होना जरूरी है, वो केस कहलाता है इंडिपेंडेंट। अगर इन दोनों को तुमने मिलाया, किसी के से गुणा करके मिलाया और वो दोनों कोफिशिएंट नॉन जीरो थे, फिर ये 0 हो गया, तो ये केस क्या कहलाता है आपके पास? ये केस कहलाता है डिपेंडेंट। कौन सा कहलाता है? डिपेंडेंट। तो अपने डिपेंडेंट मान के चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। डिपेंडेंट मानेंगे उसको गलत सिद्ध कर देंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना? इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं डिपेंडेंट है, मतलब वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर इजिकल टू 0 है, और यहां क्या है? एम नॉट इजिकल टू 0 है। समझे क्या आप? ये बात क्या कह रही है कि अपने पास जो आ, अपने पास दो वेक्टर्स जो हैं उसमें से आपने एक को किससे गुणा किया और फिर मिला के उसको 0 कर दिया, मतलब इनमें कैपेबिलिटी है, वो डिपेंड है एक दूसरे पर 0 करने के लिए। ठीक है, तो ये 0 हो गए मिला के, मतलब वो डिपेंडेंट है जो कि अपने मान के चल रहे हैं। एम इजिकल टू नॉन जीरो है और ऐसा हो रहा है। ठीक है, ए का मान रखो, ए का मान क्या है? 3i प्लस का 2j। ठीक है, एम गुणा बी है अपने पास, ये आ गया एम आई कैप प्लस का 2mj कैप। ओके, इजिकल टू क्या आ गया? 0। ठीक है, डिपेंडेंट मान के चल रहे हैं। आई कैप कॉमन लो, आई कैप कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 3 प्लस का m। ठीक है, और प्लस का j कैप कॉमन लो तो क्या आएगा? 2 प्लस का 2m, है कि नहीं? अब यहाँ इस साइड में कुछ नहीं है तो इसको आप लिख सकते हो 0i प्लस का 0j। यहां से कंपैरिजन करो, m का एक मान तो आ गया कितना? -3, एक आ गया m का मान -1। दो मान नहीं हो सकते, मतलब ये जो स्टेटमेंट आप लेके चले हो ना, ये क्या है? गलत है। ये कैसा होगा? नॉन जीरो होगा। a प्लस का एम बी वेक्टर आप लेके चलो ना, ये क्या होगा अपने पास? नॉन जीरो होगा। कैसा होगा अपने पास? ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, नॉन जीरो होगा तो अपने ये कह सकते हैं क्या कि ये दोनों, ये जो दोनों है ए और बी, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ही है। तो ये कैसे है अपने पास? द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इन द सिमेट्रिक टेंसर। इस बार सिमेट्रिक टेंसर आ गया और ये कितने का है? 3/3 का है। ठीक है, इसमें अपने को इंडिपेंडेंट बताना है। मैंने पहले बताया बीच वाले इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये वाले फ्री है, ये वाले फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये वाले कितने हो गए? एक तो हो गया, बीच वाले तो हो गए n, ये वाले तो हो गए n, और ये हो गए n(n-1/2). ठीक है, दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा? ये बनेगा n, ये बनेगा n(n-1) है ना, तो ये आएगा n²/2, ये आएगा माइनस का n/2, जोड़ोगे तो ये बनेगा n²/2 प्लस का n/2, कॉमन लोगे तो n, n+1/2। n का मान कितना है? 3, 3, 4, 2, ये आएगा 6। कितने आ गए? 6। तो यहाँ टोटल कंपोनेंट कितने हैं जो फ्री है, इंडिपेंडेंट है? 6 है। ओके, 6 आएंगे। नेक्स्ट देखो, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको दी गई है, इसकी आपको जो है आइगन वैल्यूज पता करनी है। ओके, ठीक है, आ जाओ पता करते हैं। आइगन वैल्यू निकालने का एक ही तरीका आपका, ठीक है, ए माइनस का लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है इसको आप क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। ठीक है, कीजिए 0। आई जो है वो
तुम्हारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो इसके डायगोनल से लैम्डा घटाते जाओ। ठीक है, ये कर दो आप क्या, जीरो। सोल्व करो इसको, सोल्व करें तो यहीं से कर देते हैं सोल्व। देखो माइनस का लेमडा, ओके, ये करोगे तो ये गुना ये करोगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस का 1, है ना। दूसरा क्या है, ये 1 वाला है, इसके आता है आगे आता है माइनस, ठीक है, माइनस आ गया तो ये हो जाएगा माइनस का लेमडा माइनस का ये, तो ये आ गया जीरो। तीसरा जीरो है तो जीरो है ही, सोचने की जरूरत नहीं है। सोल्व करो, क्या आएगा, ये आया माइनस का लेमडा, कर देंगे इसको सोल्व, ठीक है। ये आएगा माइनस का लेमडा क्यूब और माइनस माइनस प्लस का लेमडा, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया कितना, 2 लेमडा माइनस का लेमडा क्यूब इज इक्वल टू जीरो। 2 लेमडा माइनस का लेमडा क्यूब इज इक्वल टू जीरो आया है, इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा कॉमन लो, लेमडा कॉमन लो तो क्या आएगा, इतना इज इक्वल टू जीरो। और इसे क्या लिख सकते हो, इसे तुम लिख सकते हो लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि माइनस का गुणा तो कर ही सकते हो। ये क्या हो जाएगा लेमडा माइनस का रूट टू लेमडा प्लस का रूट टू इज इक्वल टू जीरो। लेमडा का जो मान है वो यहाँ से आ गया जीरो, और यहाँ से आ गया रूट टू, और यहाँ से आ गया माइनस का रूट टू, ठीक है। तीन मान आ गए अपने पास, क्या आ गए तीन मान, लेमडा इज इक्वल टू रूट टू आ गया, माइनस रूट टू आ गया और जीरो आ गया, है ना। ये अपने पास जो है वो लेमडा के मान आ जाएंगे, आइगन वैल्यूज के मान आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर, ए और बी जो है आपके वो कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसका मान बताना है, बता देंगे कोई बात नहीं। देखो क्या है ये कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस आर का मान आपको पता करना है, ठीक है। अब एक चीज मुझे और याद आ रही है, क्या, कि ए डॉट बी क्रॉस आर है, ठीक है, इसका अपने को लेना है क्या, ग्रेडियंट। तो सबसे पहले बात समझो आप, ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, मतलब ये बदलेंगे नहीं। ए का जो मान है वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इतना है, ये बदलेगा नहीं, कुछ ही करते रहो चाहे, नहीं बदलेगा। इसी तरीके से बी है, बी एक्स आई है, बी वाई जे है और बी जेड के है, ठीक है। आर अपने को पता है क्या होता है, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, है कि नहीं, ठीक है, ओके। ये देखो कैसे होगा आप, सबसे पहले अंदर वाला देखो, ये जो मान होता है, ये जो मान होता है ये कैसे आता है, ये आता है अपने पास क्या करके, ये आता है अपने पास जो डिटर्मिनेंट आती है वो इसका मान होता है। डिटर्मिनेंट क्या आएगी, पहले ए वाले आएंगे तीनों इसके अंदर, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर आएंगे बी वाले, बी एक्स बी वाई और बी जेड, फिर आएंगे आर वाले, एक्स वाई और जेड, ठीक है। करो इसको सोल्व, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा अपने पास ए एक्स बी वाई इंटू जेड माइनस का वाई इंटू का बी जेड, है कि नहीं। दूसरे में ये तीन ही बन गए, देखो सिंपल चलेगा एक्स वाई जेड, तो अब दूसरा क्या आ जाएगा, ए वाई, ओके, वाई आ गया तो अब आएगा जेड, इधर आएगा एक्स, वाई जेड एक्स, ओके, ठीक है, वाई जेड एक्स, ये क्या हो जाएगा इस बार, बी एक्स हो जाएगा, इधर जेड हो जाएगा। तीसरा क्या आएगा, ए जेड, और यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, जेड आ गया, अब एक्स वाई आएगा, एक्स यहाँ वाई यहाँ और वाई यहाँ और एक्स यहाँ, इतना आएगा। ये मान आ गया किसका, इसका, इस अंदर वाले का। अब अपने को क्या करना है, इसका ग्रेडियंट लेना है, मतलब इसके अंदर जहां भी एक्स है, जहां भी एक्स है उसका अवकलन कर दो और उसके साथ आई कैप लगा दो, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। करो करो भाई, कहाँ है अपने पास, एक्स कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, एक्स करोगे तो ये आएगा ए वाई बी जेड, ठीक है, और कहीं तो है नहीं, और यहाँ है माइनस का आएगा ए जेड बी वाई, ठीक है। इसके साथ क्या लगा देना आप, आई कैप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया जी हमने तो, ठीक है। अब अगला लगाएंगे क्या, जे कैप लगाएंगे। अब ढूंढो वाई कहाँ है, वाई यहाँ है, तो ये क्या बचेगा, वाई यहाँ है तो ये बचेगा माइनस का ए एक्स
बी जेड, ए एक्स बी जेड, और जो आया उसके साथ लगा दिया जे कैप। और वाई कहाँ है, एक वाई यहाँ है, तो ये आएगा ए जेड बी एक्स प्लस का, ए जेड बी एक्स प्लस का। तीसरा जो बचता है अब उसके साथ आएगा के कैप, के कैप लगाओगे तो देखो जेड कहाँ है, यहाँ है, तो ये बचेगा ए एक्स बी वाई, ठीक है। और बोलो जेड कहाँ है, यहाँ है, तो ये आएगा माइनस का ए वाई बी एक्स। बोलो कोई दिक्कत है क्या, है कोई समस्या, नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब ये क्या दिख रहा है, अब ये आपको ए क्रॉस बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ आई कैप आ गया, तो आई एक्स वाई जेड, ठीक है, वाई जेड, जे आ गया, मतलब जे आ गया, वाई आ गया, तो इसके बाद आएगा जेड, तो जेड जेड एक्स माइनस का एक्स जेड, ठीक है। और ये क्या आ गया, जेड आ गया, तो अब आएगा एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही आपका आंसर है, ठीक है ना, कि इसका जो मान है वो क्या आएगा, वो आएगा ए क्रॉस बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, फॉर द फंक्शन दिस द रेजिड्यू एट द पोल z इज इक्वल टू 1, इसमें z इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपको रेजिड्यू निकालना है। देखो रेजिड्यू z इज इक्वल टू पोल पे z इज इक्वल टू 1 है, वो क्या है, एक सेकंड ऑर्डर पोल है, क्या है, सेकंड ऑर्डर पोल है ना। इसके ऊपर रेजिड्यू निकलेगा, रेजिड्यू z इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो वो कैसे निकलेगा, इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 1 बाय सेकेंड ऑर्डर का है ना ये, तो ये आएगा 2 माइनस का 1 फैक्टोरियल डी बाय डी जेड, 2 माइनस 1, पावर कितनी है इसकी, 2 सेकेंड ऑर्डर है ना, तो ये आता है n माइनस 1 मतलब 1 1, ओके। और यहाँ आएगा z माइनस 1 है ना, तो z माइनस 1 की स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा फंक्शन 16z डिवाइड बाई z प्लस 3, और z माइनस का 1 की पावर 3, और यहाँ एक लिमिट और लगेगी, क्या लास्ट के अंदर लिमिट ये है, z इजिकल टू कितना करना है आपको, 1 करना है, ठीक। जेड इजिकल टू 1 कर दो, जेड जीरो इजिकल टू 1 कर दो, करो इसको सोल्व, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन कर दो, अवकलन क्या होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, है कि नहीं, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस का ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का अवकलन, जेड प्लस 3 का करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें आप पुट कर दोगे क्या, जेड इजिकल टू 1, और ये तो 1 हो ही गया, जेड इजिकल टू 1 पुट करो, क्या बनेगा, 3 1 4 चौके 16, तो ये बनेगा 64, माइनस का 16, जेड का मान 1 आ ही गया, जेड का मान 1 आ ही गया, तो 4 चौके 16, तो 64 में से 16 गए, 16 16 से काट दो, तो 16 चौके 64, और 16 एकम 16, तो ये आंसर कितना आ गया, 3। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो सरफेस आपको दिया गया है इसके परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर पता करना है, ठीक है जी, करते हैं पता, आ जाओ आ जाओ। कैसे होता है इसके परपेंडिकुलर सरफेस के यूनिट वेक्टर इस पॉइंट के ऊपर कैसे आता है, वो अपने पास आता है ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन जो फाई है, मान लेते हैं ना फाई, तो ये जो फंक्शन है इसका वेक्टर तो ये हो गया, और इसका मापांक, समझ रहे हो, ये निकालोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, निकालें, आ जाओ निकालते हैं। पहले तो इसका सिंगल डेरिवेटिव करो, ये फंक्शन क्या बना, ये फंक्शन आपके पास आया, देखो फंक्शन क्या आया, ये फंक्शन आया, उस साइड जीरो कर दो, है ना, इसको एफ एक्स इजिकल टू जीरो की फॉर्म में लेके आओ, एफ एक्स लिख लो या जो भी लिख लो, ठीक है, एफ एक्स वाई जेड है, ये लो यार एजेक्ट लिखूं क्या, एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको आप इजिकल टू जीरो की फॉर्म में लेके आओ, तो इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3 इजिकल टू जीरो। अब आपको क्या करना है, इसका एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करो, ठीक है, ये जो होता है डेल फाई या डेल एफ जो भी है, ठीक है, ये कैसे आता है, ये आता है इस पूरे का आपने एक्स के सापेक्ष में डेरिवेटिव कर दिया और फिर लगा दिया आई कैप, इसी प्रकार आपने इस पूरे फंक्शन का वाई के सापेक्ष में डेरिवेटिव कर दिया, फिर लगा दिया जे कैप, फिर आपने इस पूरे का जेड के सापेक्ष में डेरिवेटिव कर दिया, उसके साथ लगा दिया क्या, के कैप, है ना। ये आप करो, करो तो करोगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो इस पूरे का एक्स के सापेक्ष करोगे तो ये आएगा 2x, तो ये बनेगा 2xi, इसी प्रकार 2yj, और इसी प्रकार 2zk, ठीक है। 3 का करोगे हर बार जीरो होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय, डिवाइड में इसी का मापांक आएगा, 2 दूनी 4 एक्स की स्क्वायर, है ना,
प्लस 2 दूनी 4 वाई की स्क्वायर, 2 दूनी 4 जेड की स्क्वायर और इसका रूट। ओके, बट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है मापांक जो है ना उसके लिए एक बिंदु भी दिया हुआ है इस पूरे के लिए, क्या 1 1। तो इस पूरे में आपको मान भी रखना है क्या 1 1 1। तो वैल्यू पुट करो, तो 1 1 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2i प्लस का 2j प्लस का 2k और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 के 12 है ना, 4 के 12 बनेगा। ये क्या बनेगा 2i प्लस j प्लस k, ये बनेगा √12। √12 को आप लिख सकते हो 4 गुना 3 मतलब 2√3, 2 से 2 चला जाएगा, ये बनेगा i प्लस j प्लस k डिवाइड बाय √3 है ना, i प्लस j प्लस k या आई एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप डिवाइड बाय √3। ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ये मैट्रिक्स अपने को दी गई है और अपने को बताने क्या है, ऑर्थोगोनल है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक और यूनिटरी। ठीक है, पहली बात सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक जो है वो ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर ये ए आई तो ये सिमेट्रिक है, अगर ये माइनस ए आई तो ये एंटी सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। क्या बची, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है ये। यूनिटरी क्या होती है, यूनिटरी होती है ए स्टार इंटू ए इज इक्वल टू 1, ये होती है यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इस यूनिटरी में भी आते हैं, और यूनिटरी में क्या जो स्टार वाली है ना इसमें आते हैं दो, कौन सी, हर्मिशियन नॉन हर्मिशियन। कौन सी होती है कि ए डैगर जो होता है आपका वो अगर ए आ जाए तो हर्मिशियन है और माइनस ए आ जाए तो एंटी हर्मिशियन है। ठीक है, तो अपने को चेक करना है, पहले इसका पता कर लो, सारा ट्रांसपोर्ट सब निकाल लो, इसका ए ये है। ठीक है, ए का ट्रांस हो जाएगा वो क्या आएगा, देखो वो आ जाएगा 1/√3 का 1/√3 रहेगा, 1 1 प्लस का आयोटा 1 माइनस का आयोटा माइनस का 1। ठीक है, अब तुमने ट्रांसपोज किया तो माइनस थोड़ी आ गया आगे, ये देखो 1 का तो 1 ही रहा, सेम भी नहीं आई, सेम भी नहीं आई क्योंकि ये बदल गए, है कि नहीं, क्या बदल गए, सेम बदल गए, ये बदल गए। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि इसका स्टार करते, इसका स्टार करते ना तुम तो भी ये सेम नहीं आती, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक मिनट रुको, इसका ट्रांसपोज किया तो ये आया, क्या ट्रांसपोज इसके खुद के बराबर है क्या, देखो बराबर है, नहीं है बराबर, तो सिमेट्रिक नहीं है। क्या आगे माइनस आया है, 1 के आगे माइनस आया नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया, अब ट्रांसपोज कर दिया ना तो इसका डैगर निकाल लेते हैं, ये वाला जो डैगर का मतलब क्या होता है, आपने इसका ट्रांसपोज किया है, अब क्या कर दो आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, वो क्या होता है, वो होता है आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना, रखो 1 आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखने हैं, इतना है कि नहीं। ठीक है, अब है क्या, हाँ अब देखो अब बिल्कुल सेम आ रही है, मतलब ए डैगर जो एक इक्वल है, तो ये अपने पास कौन सी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कौन सी हर्मिशियन, क्या यहाँ पे हर्मिशियन का ऑप्शन है, नहीं है, तो अपने लिए ये वाला नहीं करना है अपने को, मैं तो करके इसलिए दिखा दिया ताकि आपको हर्मिशियन कैसे निकालते हैं वो भी पता चल जाए। ठीक है, पर अपने ए स्टार निकाल लिया, है कि नहीं, इसी को तो बोलते हैं ए स्टार, ए डैगर को ए स्टार बोलते हैं, अपन ने ये निकाल लिया। ठीक, ओके, अब अपने को क्या चाहिए, ए स्टार आ गया, तो ए स्टार का गुणा करो किससे, ए से, तब अपने को क्या प्रूव होती है, अगर ये 1 आता है तो इसको बोलेंगे क्या, यूनिटरी मैट्रिक्स। करें, आ जाओ करते हैं। ए स्टार ये रहा, ए स्टार अपने पास ये रहा, 1 माइनस का आयोटा 1 प्लस का आयोटा और माइनस का 1। ठीक है, इसके साथ करना है दूसरे का गुणा, जो है अपने पास कितनी 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस का आयोटा और माइनस का 1। ठीक है, करो ये 1/√2 का 1/√2 से करोगे तो आएगा 1/3। ठीक है, इसका करोगे तो इसका इससे करो तो ये आएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर माइनस आयोटा की स्क्वायर, माइनस का आयोटा स्क्वायर होता है +1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो माइनस आयोटा स्क्वायर होता है +1, तो ये यहाँ से आएगा 2, 2 ये आ गया और एक ये आ गया, इनका करोगे अपने गुणा तो ये प्लस का आ रहा है, ये 1 का इससे करोगे तो प्लस का रहेगा, इसका इससे माइनस का आएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो है इससे करोगे तो ये आएगा 1 माइनस का आयोटा, इसका इससे करोगे 1 माइनस का आयोटा आएगा, माइनस का इससे करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, है ना। इसका इससे करोगे तो ये आएगा 1
प्लस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बना, ये बना अपने पास 1/3, 3 0 0 3, 3 का डिवाइड कर दो, क्या आ गया 1 1 0 0, है ना। तो ये कौन सी कंडीशन ने फॉलो कर दी, ये वाली कंडीशन फॉलो कर दी, है ना। जहां जो ए स्टार है इसको आप ए डैगर भी लिखते हैं, और इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेके ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज लेके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो। ठीक, ये कंडीशन मैच हो रही है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी है अपने पास, यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखो क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की अपने को वैल्यू निकालनी है, और सर्कल कहाँ है, z इजिकल टू 4 पे है। z इजिकल टू 4 का मतलब क्या होता है कि ये सेंटर पे है, मतलब ओरिजिन पे है, और z इजिकल टू 4 है, 1 2 3 4 यहाँ है, तो यहाँ सर्कल बनेगा इस प्रकार से। ये रियल एक्सेस था, ये इमेजिनरी एक्सेस। ओके, तो यहाँ देखो अपने को क्या चाहिए, पहले वो पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो नीचे वाला जो पार्ट है उसको रख दो 0 के इक्वल, 0 के इक्वल रखोगे इसको, नीचे वाले को e की पावर z प्लस 1 इजिकल टू 0, तो e की पावर z इजिकल टू कितना आ गया, माइनस का 1। माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1 होता है e टू पावर 2m प्लस 1, ठीक है, आयोटा, है ना, आयोटा e टू पावर आयोटा 2m प्लस 1 पाई। अब m का मान 0 रखो, तो ये क्या बनेगा e टू पावर आयोटा पाई। तो e टू पावर आयोटा पाई का मान देखो कितना होता है, ये होता है कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। साइन पाई क्या होता है 0, तो ये क्या बनेगा माइनस का 1, है ना। तो ये अपना सही है। अब देखो आप m के मान जो है वो अलग अलग रख सकते हो, रख सकते हो ना, ठीक है रखो। क्या हो जाएगा m का अलग अलग मान, m का मान तुम्हारे पास ये हो जाएगा, एक तो प्लस 1 रख दो, प्लस 1 नहीं 0 रख दो, ये तुमने 0 रखा तो ये इतना आया, ठीक है। और प्लस 1 रखोगे तो ये आएगा 3, ठीक है। और माइनस 1 रखोगे तो ये आएगा इतना, ठीक है। और ये जो चीज है वो इस पे लागू होती है कि नहीं, चाहे ये प्लस वाला हो, ठीक है, चाहे ये माइनस वाला होता तो भी माइनस 1 ही आता, तो यहाँ प्लस माइनस 1 रहेगा, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। ओके, अब देखो बात कि क्या, ठीक है, जीरो वाले ही लेके चलने पड़ेंगे अपने को, है कि नहीं। कंटूर है ये, इस कंटूर के अंदर ये सारे पॉइंट एक जैसे ही हैं। कैसे है बात समझना, पाई और 3 पाई दोनों एक ही तो बात है, पाई और 3 पाई दोनों एक ही तो बात है। पाई कहाँ आता है, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ तो पाई और 3 पाई तो एक ही बात है, तो इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू बनेगी, प्लस माइनस m का e टू पावर प्लस माइनस का आयोटा पाई। ये दो ही अपने पास क्या है, इसके सिंगुलर पॉइंट्स है, इनके ऊपर अपने को रेजिड्यू निकालना है। निकाले, आ जाओ निकालते हैं। देखो तो रेजिड्यू कैसे निकलता है, कंटूर है ये, तो ये अपने पास आएगा कितना 2 पाई आयोटा, ओके, ब्रैकेट रेजिड्यू एट z इजिकल टू ई टू पावर प्लस आयोटा पाई। ई टू पावर आयोटा प्लस पाई नहीं होगा तो क्या होगा, देखो इसको इसको कंपेयर करो, इसका मतलब है z इजिकल टू प्लस आयोटा है, z इजिकल टू प्लस आयोटा पाई, है कि नहीं, z इजिकल टू प्लस आयोटा पाई, प्लस आयोटा पाई, ठीक है, प्लस रेजिड्यू एट z इजिकल टू माइनस का आयोटा पाई, है कि नहीं। अरे बोलो, एक बात और देखो, क्या अगर तुम यहाँ 3 लेते, 3 इंटू पाई, ये कितना होता, ये कितना होता, ये हो जाता 9। बात समझो, इनको कंपेयर करो, इनको जब कंपेयर करोगे तो z का मान कितना आया, z का मान आया अपने पास कितना, प्लस माइनस आयोटा 2m प्लस 1 आया। m का मान 0 रखोगे तो ये आएगा प्लस माइनस का आयोटा पाई। m माइनस m का मान रखोगे तुम प्लस 1 रख दो तो ये आएगा 2 और 1 3, तो आयोटा 3 पाई। 3 इंटू 3 कितने, 9, 9 करोगे तो ये तो बहुत बाहर चला गया ना, कंटूर से बाहर ही चला गया, तो ये वाले मैटर ही नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैटर कौन करेगा, ये वाला मैटर करेगा। समझ रहे हो क्या बात, ऐसे तुम याद रखो कि ये वाला जो है, वो जो मैंने फैक्ट बताया कि 3 पाई वापस इधर आ जाएगा, वो वाला नहीं, उसको छोड़ो। ये वाला देखो आप, ये 3 पाई जो बनेगा तुम्हारे पास, ये कंटूर से बाहर चला जाएगा ना, 3 3 9, वो नहीं चाहिए अपने को। 3 तक ठीक है क्योंकि ये 4 का सर्कल है ना, 3 तक ठीक है क्योंकि ये 4 का सर्कल है, तो अपने पास ये दो ही पॉइंट है, तो इनके ऊपर अपने को रेजिड्यू निकालने हैं। अब रेजिड्यू कैसे निकालें, रेजिड्यू कैसे निकलता है, रेजिड्यू निकलता है किसी भी पॉइंट के ऊपर कि जेड का मान तो अपने ये रख देंगे,
ओके। और जेड का मान तो अपने ये रख देंगे, नीचे ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन, और उसके अंदर ही मान रख दो, यही होता है। ठीक है, ऐसा फंक्शन होता है ना, उसमें रेसिड्यू कैसे निकलता है, ऊपर वाला तो एज इट इज, ठीक है, नीचे वाले का अवकलन कर दिया, उसके अंदर आप ये मान रख दो। ठीक है, सेम इसमें कर देंगे, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन, उसके अंदर आप ये मान रख दो। बस करो, ये क्या आएगा देखो, ये आएगा अपने पास, नहीं नया क्वेश्चन नहीं, उससे पहले इसको सोल्व करना है ना। 2 पाई आयोटा आ गया, ये तो 2 पाई आयोटा तो है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेड का मान रखना है आयोटा पाई, तो आयोटा का स्क्वायर -1, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो माइनस का पाई स्क्वायर तो 1 आ गया। ठीक है, माइनस का पाई स्क्वायर आ गया, ई टू पावर आयोटा पाई, ई टू पावर आयोटा पाई का मान कितना होगा, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो कोस पाई का मान कितना होता है, -1, तो इसका मान आएगा -1। सेम अगर रखोगे आप माइनस का आयोटा पाई, तो ये भी सेम आएगा, और माइनस का आयोटा पाई रखोगे तो बीच में माइनस आएगा, साइन के आगे माइनस आएगा, वो पहले ही 0 है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कोस चाहे अपने पास आयोटा पाई रखो या प्लस माइनस पाई, कुछ भी रखो, इसका जो मान है वो यही आता है। ठीक है, तो चाहे ये रखो चाहे ये रखो, इसका मान जो है वो -1 या इसका मान जो है वो प्लस -1 ही आएगा। ई टू पावर आयोटा पाई का मान भी -1 है, और ई टू पावर माइनस आयोटा पाई का मान भी -1 है, ऊपर स्क्वायर है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का पाई स्क्वायर ही बनेगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया माइनस का पाई स्क्वायर और नीचे -1, ऊपर आ गया माइनस का पाई स्क्वायर, ऊपर नीचे आ गया -1, तो ये दो दो हो गए, है ना, काट दो काट दो काट दो काट दो, तो ये हो गए 2 पाई स्क्वायर, तो 2 दूने 4 पाई क्यूब आयोटा, तो 4 पाई क्यूब आयोटा अपना आंसर आया है, ये रहा। ठीक है, ये अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि ये अपने पास एक फंक्शन है, इसको ये एनालिटिक है, डी डोमेन के अंदर ये क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये क्वेश्चन तुम्हारे पास, तो क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। पहला क्या करा है, ये जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब d2u बटा dx² प्लस d2u बटा dy² इक्वल टू 0, बिल्कुल लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेटिस्फाई करेगा। इसी प्रकार ये v के अंदर भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों तो ऑलरेडी सही है, अपने को सही नहीं हो बताना है। एफ जेड कैन बी टेलर एक्सपेंडेड इन डी, बिल्कुल सही बात है, जहां पर ये एनालिटिक होता है वहां पर इसका टेलर एक्सपेंशन हो सकता है, ये बच गया। ये क्या कह रहा है, Z1 से लेकर के Z2 एफ जेड डी जेड जो है इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ द कंटूर बिटवीन Z1 टू Z2, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो कंटूर कौन सा ले रहे हो आप उस पर डिपेंड नहीं करेगा इसका मान, तो यही वाला क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो अपने पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जेड के एनालिटिक होने के रूल क्या है। पहली बात, अगर सिंपल जेड आ गया तो वो एनालिटिक होगा, ठीक है, और जेड स्टार आ गया वो एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, जेड जेड बार आ गया वो एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, और अपने पास जेड का रूट आ गया तो वो भी एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है अपने पास ये वाला कि जेड का स्क्वायर जो है वो एनालिटिक होगा, जेड का कोई भी फंक्शन है ना वो एनालिटिक होगा, जेड इसका कोई फंक्शन आ गया वो एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया इस प्रकार से वो भी एनालिटिक नहीं होगा, तो नहीं तो ये एनालिटिक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जेड जेड बार, ठीक है, ये भी एनालिटिक नहीं है, ये भी एनालिटिक नहीं है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारा, वो एनालिटिक है। नेक्स्ट देखो, ये फंक्शन है, पॉइंट ये दिया हो तुमको, इसके द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन मतलब वही है, यूनिट वेक्टर बताना है, डेल्टा एफ, ये वेक्टर बनेगा एक तरीके का, ठीक है, और इसका मॉडुलस, और कौन से पॉइंट पे 1 1 2, ये अपने को करना है। ठीक है, करो तो करो, इसमें x के सापेक्ष कौन करते जाओ, क्या आएगा 2x, 2 का 2x बचा, यहाँ x के सापेक्ष करोगे तो y बचेगा i कैप, अब इसके करो y के सापेक्ष तो सिर्फ इधर ही है, तो ये आएगा माइनस का x, तो माइनस का x j कैप, z के सापेक्ष करोगे तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ z, z k कैप, ठीक है, डिवाइड बाय इन तीनों का होल स्क्वायर कर दो, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर,
पॉइंट आपको दे रखे हैं, पॉइंट कौन से हैं, 1 1 2 है, कर दो तो 1 1 2 रखो, 1 1 रखोगे तो ये गया, ये गया, अब रखो 1 तो ये आएगा अपने पास मापांक। भाई इसका मापांक नहीं है, ये पॉइंट रखना है, नीचे वाला है मापांक है ना, इसका मतलब मापांक नहीं है, ठीक है। 1 रखोगे तो यह आएगा माइनस का जे कैप, या 1 रखोगे या 2 रखोगे, जेड का मान है ना, तो ये आएगा 2 के कैप। और नीचे क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स कितना है अपने पास 1 है, और जेड कितना है 2 है, तो ये आएगा 2। तो ये आया माइनस का जे प्लस का 2 के बटा रूट 5, है ना, माइनस का जे प्लस का 2 के डिवाइड बाय रूट 5, ये आ गया इसमें यूनिट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्या है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है एफ एक्स ऑफ पीरियड 2 पाई इज डिफाइंड इन द इंटरवल, इस पीरियड के अंदर डिफाइन किया गया है तुम्हारे पास। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा एफ एक्स के लिए, ठीक है। पहले देखो ये जो आपको फंक्शन दिया गया है इसकी थोड़ी सी बात करो, ये फंक्शन क्या कह रहा है तुमको, देखो ये फंक्शन आप ये चेक करो पहले, अगर इसका मान जो है वो ये आ गया तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, और इसका मान अगर ये आ गया तो इसको बोलते हैं क्या, ऑड फंक्शन। कोई दिक्कत आपको, दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो f माइनस एक्स का मान देखो, इसमें देखो अगर तुम माइनस एक्स रखते, है ना, माइनस एक्स रखते तो ये मान आता, और ये मान जो है वो क्या है, प्लस वाले के आगे माइनस लगाने से तो आया है, मतलब f माइनस एक्स का मान कितना है, प्लस वाले के आगे माइनस लगाया है, मतलब ये वाला। समझ रहे हो क्या बात, कि f प्लस एक्स है इसका मान कितना है 1 है, f माइनस एक्स है इसका मान कितना है -1 है। अब माइनस तो बाहर रख लो, 1 जो है किसका मान है एफ एक्स का है, तो यही तो आया है। ये देखो ये चीज है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ओड फंक्शन की। जब भी ओड फंक्शन होता है तो फोरियर सीरीज का जो तुम एक्सपेंड करते हो a0/2 प्लस an cos 2n पाई x डिवाइड बाय b माइनस a प्लस समेशन bn साइन 2n पाई x डिवाइड बाय b माइनस a, ठीक है। तो ये जो है कोफिशिएंट, ये तभी एग्जिस्ट करते हैं जब तुम्हारा फंक्शन क्या हो, इवन हो। और ये कब एग्जिस्ट करता है, जब तुम्हारा फंक्शन क्या हो, ओड हो, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, ओड है, कैसा है, ओड है। तो ये और ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब इसमें कोई भी कोस की टर्म नहीं आएगी, तो ना तो ये ऑप्शन हो सकता है ना ये ऑप्शन हो सकता है, ये कांस्टेंट टर्म ही नहीं आएगी। तो अपने को सिर्फ क्या निकाल के देना है, इनको bn अपने को निकाल के देना है, ठीक है। bn कैसे निकलता है, bn का फॉर्मूला देखो, bn का फॉर्मूला होता है 2/b माइनस a, लिमिट a टू b साइन 2n पाई x डिवाइड बाय b माइनस a dx, ये होता है bn का फॉर्मूला। मैं कंफर्म कर देता हूं आपको, फिर देखते हैं अपने आगे चलते हैं। देखो 2 बाय ये हो गया a से b एफ एक्स, हाँ या एफ एक्स हो जाता है, ठीक है, एफ एक्स साइन 2n पाई x b बाय a x dx, ठीक है। और जो एफ एक्स लिखा था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, समेशन आ गया n इक्वल टू 1 से इन्फिनिट, है ना, ये है 1 से लेकर के इन्फिनिट, ये अपना फॉर्मूला है। तो अपने को bn निकालना है, आ जाओ bn निकालते हैं, ये रहा। अब एफ एक्स का मान रखना है, तो ये 2 b माइनस का a, b माइनस का लिमिट कहाँ है, पाई से लेकर के माइनस पाई तक है, ठीक है। तो बाद वाला पॉइंट जो है वो कितना है, पाई है, पहले वाला पॉइंट कितना है, माइनस पाई है, तो ये हो जाए। बाद वाला पॉइंट जो पाई है, पहले वाला कितना है, माइनस पाई है। एफ एक्स का मान, ठीक है भाई, एफ एक्स रखते हैं एक बार, साइन 2n पाई x, ये हो जाएगा 2n पाई x, ये है अपने पास कितना 2 पाई dx। इससे ये गया, क्या बचा, ये बचा माइनस का पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये है 2/2 पाई या कितना 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स
डी एक्स, एफ एक्स के मान अब 2 है ना। माइनस पाई से पाई के अंदर इसका मान -1 है, और 0 से पाई में +1 है। ठीक है, करो। माइनस पाई से लेकर के 0, इसका मान हो जाएगा -1, तो ये -1 आ गया। ये आ गया साइन एन एक्स डी एक्स। दूसरे में हो जाएगा +1, तो कोई समस्या है ही नहीं। 0 से लेकर के पाई साइन एन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ओके, करो इसको सॉल्व। साइन का समाकलन क्या होता है? साइन का होता है माइनस कोस, है ना, माइनस का कोस डिवाइड बाय इसका एन एक्स का करोगे तो एन आएगा, तो ये एन आ जाएगा नीचे। लिमिट आ जाएगी -पाई से लेकर के 0। सेम हियर, माइनस का कोस एन एक्स बटा एन, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के पाई। ठीक है, ये बाहर है, ये इसके बाहर है, इसके बाहर नहीं है, इसके बाहर है 1/पाई। ठीक है, ये सिर्फ इसी के बाहर है। ठीक है, माइनस का 1/पाई इसके बाहर है, और इसके बाहर है 1/पाई। इसको सोल्व करें तो देखो 1/पाई कॉमन ले लो, तो जो लिमिट है माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोस 0 रखोगे, कोस 0 का मान 1 है ना। अब आएगा माइनस कोस एन पाई, कोस पाई का मान ये कितना आ गया, कोस -n पाई आ गया। कोस -n पाई और कोस +n पाई में कोई अंतर नहीं है। कोस -x जो कोस x ही होता है, तो यह है कोस n पाई। कोस n पाई का मान कितना होता है? ये होता है -1 की पावर n बटा n। क्या मैं सही कह रहा हूं? देखो कोस ये आएगा कितना, x का मान कितना, -पाई, माइनस का n पाई, है कि नहीं। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता, तो ये हो गया कोस n पाई। अब आप देखो कि अगर n मान 0 है, तो ये क्या बनेगा, कोस 0, जिसका मान है प्लस। ठीक है नहीं, अगर मैं रखूं n का मान कितना 1, तो ये बनेगा कोस पाई, जिसका मान होता है -1, है ना। कोस पाई का मान कितना होता है, -1, तो इसका मान कितना हुआ, -1 की पावर n हुआ। अगर n 0 रखोगे तो ये बन जाएगा, n 1 रखोगे, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने परफेक्ट लिखा है यहाँ। इसके आगे यहाँ क्या है, 1/पाई, और आप रख दो। अब पहले 0 रखोगे तो कोस माइनस माइनस है, माइनस लिमिट में चेंज कर दो, मतलब उल्टी कर दो लिमिट। उल्टी लिमिट करोगे तो क्या होगा, ये आएगा कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है, ऑलवेज 1। ठीक है, माइनस में कोस, ये कितना है अपने पास, पाई है, कोस n पाई है, कोस पाई का सेम ये होगा। ये दोनों एक ही बात है, तो इसके आगे 2 लगा दो, तो ये बना 2/पाई, है ना, 1/n माइनस का इसकी पावर n डिवाइड बाय n है। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ये देखो, इसको कंटिन्यू लिखने की ट्राई करो आप। 2/पाई तो कॉमन आ गया। ठीक है, पहले n का मान क्या रखोगे आप, पहले आप मान 0 तो नहीं रख सकते, 1 रखोगे। 1 रखोगे तो ये बनेगा इतना। ठीक है, फिर आप n का मान रखोगे 2। 2 रखा, अब ये तुमने 1 रखा, ये तुमने 2 रखा। ठीक है, अब पीछे क्या आ रहा है देखो, ये आ गया ना, कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और डिटेल में करना पड़ेगा। इजिकल टू 2/पाई ब्रैकेट क्या है, 1/n, और 1/n है, और माइनस में इतना है, इतना है ना। अब इसके लिखो आप इसको, n का मान लिखते जाओ। n का मान रखोगे आप 1, 1 रखोगे, ये आया अपने पास क्या, bn। ठीक है, ये आया bn, तो यहां से अपने पहले निकाल रहे हैं b1, है ना। b1 का मान देखो क्या आएगा, b1 का मान आएगा ये 1 है। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये आएगा 4/पाई। ये आ गया b1 का मान। ठीक है, अब
बी टू का मान रखोगे तो ये आएगा 2/पाई 1/2 माइनस ये 2 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आएगा 1/2, ये बनेगा प्लस 1/2 से 1/2 चला जाएगा। ओके, तो बी टू नहीं आएगा, बी थ्री आएगा। बी थ्री का मान क्या आएगा? 2/पाई एन का मान 3, एन का मान 3 और यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 3 आएगा, तो ये माइनस बनेगा, है ना? तो ये आएगा माइनस का 1/3, 1/3। बी1 का मान ये आया, हो गया। ये माइनस बनेगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो टर्म आएगी, मतलब 1 वाले तो आएंगे, 2 वाला ये आज 0 हो रहा है ना, तो 2 वाली टर्म नहीं आएगी। तो 1 वाली टर्म तो आएगी और 2 वाली टर्म जो है साइन में नहीं आएगी। 1 वाली टर्म तो आएगी, 2 वाली टर्म साइन में नहीं आएगी, वो आ भी नहीं रही। ठीक है, अब ये देखना है क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये और देख लो आप। प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है? हर बार प्लस ही रह रहा है, माइनस तो कहीं है ही नहीं। ये भी प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस ही है, तो हर बार प्लस ही रहेगा, हर बार प्लस ही रहेगा। तो अपने पास जो आंसर है अपना ये सही है, सब में प्लस ही रहेगा। ठीक है, सबके डिवाइड में 3 5 चल रहा है, वो चल सकता है, क्यों चल सकता है आप ये देख सकते हो। यहां से देखो आप, यहां से देखो, ये देखो एन आ रहा है ना, 3 1 था तो 1 डिवाइड में 3 3, 5 होगा तो 5 डिवाइड में। आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है 2/पाई। ठीक है, 2/पाई आएगा, 2 यहाँ से आएगा तो ये 4/पाई बन जाएगा ना। तो प्रत्येक के अंदर गुणांक जो है वो 4 पाई आएगा, 4/पाई आएगा। ओके, ये 4/पाई आपका गुणांक रहा, प्रत्येक के साथ पॉजिटिव रहेगा। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंटूर इंटीग्रल, ये कंटूर है अपने पास, इवेल्युएटेड अलोंग ए कंटूर गोइंग फ्रॉम -∞ टू इनफाइनाइट। इसमें जो कंटूर है वो कहां से कहां जा रहा है? -∞ से लेकर के +∞ तक जा रहा है, कितना जा रहा है? ठीक है भाई, अलोंग द रियल एक्सिस पे जा रहा है, ये रियल होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, एंड क्लोज इन द लोअर हाफ सर्कल, और लोअर हाफ सर्कल में क्लोज हो रहा है। मतलब ये कुछ इस तरीके से कंटूर आपको दिया गया है, इज इक्वल टू, इस कंटूर की वैल्यू निकालनी है, कंटूर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इस कंटूर के लिए कंटूर ये है आपके पास। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास है। यहां से देखो, पहले निकालेंगे सिंगुलर पॉइंट, तो जेड स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर +1 इजिकल टू 0। तो जेड स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया? +1 -1, और -1 कितना होता है? ये होता है आयोटा स्क्वायर। जेड इजिकल टू आ गया प्लस माइनस का आयोटा। अब कंटूर के अंदर कौन सा है? प्लस आयोटा यहाँ आएगा, माइनस आयोटा यहाँ आएगा। ठीक है, तो प्लस आयोटा तो नहीं है, माइनस आयोटा ही है अपने पास, तो माइनस आयोटा पे ही अपने को मान निकालना है। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास 2 पाई आयोटा प्लस माइनस रेजिड्यू एट जेड इजिकल टू माइनस का आयोटा, है कि नहीं? प्लस आयोटा तो माइनस का आयोटा, है ना, माइनस का आयोटा, प्लस आयोटा तो ऊपर है। अब देखो क्लॉकवाइज चलाइए, ये कंटूर जो आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, तो माइनस आएगा आगे, तो ये आएगा माइनस का 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एट जेड इजिकल टू माइनस का आयोटा। अब रेजिड्यू देखो कैसे होगा, रेजिड्यू कितना आएगा? रेजिड्यू कितना आएगा वो देखो, रेजिड्यू होता है 1 ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन कर दो, क्या होगा? 2z, है ना, जेड का मान रख दो माइनस का आयोटा, तो ये आएगा माइनस का 2 पाई आयोटा गुणा 1/2 गुणा माइनस आयोटा, है ना। ये लो सॉल्यूशन करो, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, आयोटा से आयोटा गया, तो मान कितना आया? पाई। कितना आया? पाई। पाई का मान 3.14। कितना आया? पाई का मान 3.14 आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, कंफर्म कर देता हूं मैं आपको। ठीक है, यही आएगा आपके पास। ओके, चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, एक अपने पास एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है v, जिसका मान ये है। ठीक है, तो रियल पार्ट इस फंक्शन का 0 है, कहाँ? ओरिजिन के ऊपर, कि जो आपका रियल पार्ट है ये इस प्रकार से होता है ना, u प्लस का आयोटा v। अपने पास जो भी फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, ये रियल फंक्शन होता है, ये इमेजिनरी फंक्शन होता है। और अपने को ये बोला गया है, क्या बोला गया है? कि जो
कॉम्प्लेक्स फंक्शन रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का जो रियल पार्ट है वो जीरो है ओरिजिन पे, ये है वो जीरो है। कब? ये जीरो कब है? ओरिजिन के ऊपर। ओके जी, ठीक, मतलब u 0 0 विल बी जीरो। ओके, द वैल्यू ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन एट दिस, जो रियल पार्ट है उसकी 1 प्लस आयोटा के ऊपर वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस आयोटा मतलब ये होता है x प्लस का आयोटा y, तो x इजिकल टू 1 है और y इजिकल टू भी 1 है, तो u 1 1 का मान अपने को फाइंड आउट करके देना है। सीन क्या है देखो, v अपने को दिया गया है, इमेजिनरी पार्ट दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है, और रियल पार्ट अपने को निकालना है। जो रियल पार्ट है वो जीरो है, ओरिजिन के ऊपर ये लिखा हुआ। रियल पार्ट की वैल्यू निकालनी है 1 प्लस आयोटा, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके तुम्हें यहाँ फील करनी है। करें, आ जाओ देखते हैं। अपने को दिया है एनालिटिक फंक्शन है, मतलब u का जो x के सापेक्ष डेरिवेटिव है वो v के y के सापेक्ष डेरिवेटिव के बराबर होगा। ये होती है पहली कोची-रीमान इक्वेशन। दूसरी क्या होती है? इसका y के सापेक्ष इसके x के सापेक्ष अवकलन का माइनस होगा, इक्वेशन नंबर 2 ये होता है। तो करो du बाई dx जो है वो करो, v का y के सापेक्ष वो रहा, v y के सापेक्ष अवकलन करो, क्या आएगा? 2x प्लस का 3 आएगा, है कि नहीं? ओके, तो यहां से समाकलन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो u का मान कितना आ जाएगा? u का मान आएगा x के रिस्पेक्ट में समाकलन करो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3x। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, तो ये कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है। और यहां से देखो, इस बार रखो आप ये y रखो, तो ये है x सापेक्ष अवकलन करके यहां रख दो, करोगे तो x सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा? 2y आएगा, है कि नहीं? तो यहां से u कितना आ जाएगा? y के सापेक्ष अवकलन कर दो, माइनस का 2 y स्क्वायर बाय का 2, ये आएगा माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक यू यहां से आया है, एक यू यहां से आया है, दोनों को मिक्स कर दो, तो तुम्हारे पास जो यू एक्स वाई फाइनल जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का वाई स्क्वायर। समाकलन किया था तो एक कांस्टेंट ऐड करना है, तो सी क्या कर दो आप? ऐड कर दो, ठीक है। अब एक कंडीशन आपको क्या दी गई है कि u 0 0 0 है, तो u का मान 0 0 रखोगे ना, x और y का मान 0 0 रख दोगे तो u 0 जाना चाहिए। यहाँ 0 रखा 0, यहाँ 0 रखा 0, यहाँ 0 रखा 0, c बच गया, और इसका मान कितना आएगा? 0। मतलब ये सब 0 करने के बाद ये भी 0 हो जाता है, मतलब c का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, c का मान कितना है? 0 है। c का मान आप 0 रख दो, c का मान 0 रखने से क्या होगा? तुम्हारा u है वो कितना आया? u आ गया आपके पास कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर है, x का मान रखना है 1, y का मान रखना है 1, x का मान रखना है 1 और y का मान रखना है 1, तो ये कितना आया? 3 1 4 माइनस का 1, कितना बचा? 3। तुम्हारा आंसर जो है इसका वो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल। हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है उसकी सारी आइगन वैल्यू जो है वो कैसी होगी? मॉडुलस 1 होगा? जरूरी नहीं है, ठीक है। आइगन वैल्यू तो माइनस में हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। तो रियल एंड पॉजिटिव कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इमेजनरी नहीं हो सकती, तो कैसी होगी? रियल हो। तो हर्मिशियन जो भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स होगी उसकी सारी आइगन वैल्यू जो आपके पास वो रियल ही होगी, ओके। ठीक है, चलें आगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ज्यादा आगे तो नहीं आ गया मैं? हाँ सही। देखो क्या कह रहा है, द स्केलर फैक्टर कोरस्पोंडिंग टू द कोवेरिएंट मैट्रिक्स टेंसर जी आई जे इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसके अंदर जो तुम्हारे पास, तुमने देखा हो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लेक्चर, उसमें मैं मान निकालता हूँ h1 के, h2 के और h3 के, वो मान कितना आता है? मतलब जिसके सबके गुणा करना पड़ता है, तो r वाले में वो 1 आता है, r के लिए r थीटा फाइव, r के लिए वो 1 आता है, थीटा के लिए वो r आता है, और फाइव के लिए वो जो है वो r साइन थीटा आता है, ठीक है। तो यही है तुम्हारे पास स्केलर फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 r और r साइन थीटा, ठीक है। अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लेक्चर जो है अपना ईडी वाला वो देखा होगा तो उसमें ऐसा है। नेक्स्ट देखो, दो वेक्टर तुमको दिए गए हैं, v1 इतना है, v2 इतना है, v3 कितना होना चाहिए कि कंप्लीट सेट क्या हो जाए?
कंप्लीट सेट फॉर ए थ्री डायमेंशनल रियल लीनियर वेक्टर स्पेस। देखो जब भी तुम्हारे पास रियल लीनियर वेक्टर स्पेस बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तुमको तीन वेक्टर चाहिए। दो तो ये रहे, एक इनमें से उठाना है। दूसरी बात क्या होती है, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट। तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि जब तुम उनकी जो बनाओगे ना, डिटरमिनेंट बनाओगे, ये V1 आ गया, ये V2 आ गया, ये V3 आ गया, ठीक है। जब भी इन तीनों की तुम डिटरमिनेंट बनाओगे ना, ये नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जीरो हो गई इसका मतलब क्या हो गया, वो LD है, लीनियर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। क्या है वो? लीनियर डिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट है तो वो लीनियर वेक्टर स्पेस नहीं बना सकते। लीनियर रियल लीनियर वेक्टर स्पेस बनाने के लिए तीनों का क्या होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो इसका नॉन जीरो होना जरूरी है, ठीक है। ये अब चारों के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके आएगा तो नहीं, फिर भी अपने इसको कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि जो तीनों हमारे पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको तुम ऐसे लिख दो, एक, दूसरा क्रॉस, तीसरा, ठीक है। इसका मान अगर जीरो आ गया तो वो क्या है, डिपेंडेंट है। इसका नॉन जीरो होना जरूरी है। LI होने के लिए LI होगा तभी लीनियर वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है। तो मान रखें एक एक करके। आ जाओ कर लेते हैं। V1 का मान, आई कैप का गुणा क्या है, एक, जे का -1, के का 0, दूसरे में -2 +3 +2, तीसरे में ये ले रहे हैं एक बार अपने, इससे चेक कर रहे हैं। सोल्व करो, इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 1 गुणा ये आएगा, ये गया, 4 3 12 माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 1, माइनस एक एक्स्ट्रा आता है, तो ये आएगा माइनस का 8 और माइनस का 2, ठीक है। ये आया बचा 10 और ये बचा माइनस का 10 इजिकल टू 0। ये जीरो हो गया, अपने को चाहिए नॉन जीरो, तो ये तो नहीं हो सकता पार्ट। इसी प्रकार से आप बाकी तीन और चेक कर लेना, जिसके साथ ये नॉन जीरो आएगा वही लीनियर वेक्टर स्पेस का पार्ट बनेगा, ठीक है। ये मैंने एक चेक किया है, उसमें सही आंसर नहीं है, बाकी आप तीन और चेक कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये किया है। अगला देखो, इस इंटीग्रल की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, ठीक है जी, बता देंगे, कोई बात नहीं। सर्कल ये आपको दिया गया है, ओके, सर्कल ये दिया है तो 1.5 पे आएगा, है ना, रियल पे आएगा। ये रियल है, ये इमेजनरी है, और ये 1 है, ये 2 है, तो 1.5 इसका सेंटर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस है 1, 1.5 पे सेंटर बनाओगे, एक पीछे जाएगा तो 0.5 तक जाएगा, और इधर 2.5 तक जाएगा, है ना। मतलब ये तो 2.5 पॉइंट है और ये 0.5 पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर आ रहा है क्या, इसके अंदर आ रहा है क्या, ये पॉइंट देखो, जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0 है। जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस का 2 आ गया। +2 इसके अंदर आ रहा है क्या, आ रहा है, सही बात है। -2 इसके अंदर इधर आएगा, -2 इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसे होगी, इसके लिए जो रेजिड्यू की जरूरत अपने को पड़ेगी, वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है, जेड इक्वल टू 2 एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि रेजिड्यू उन्हीं का काम आता है जो कंटूर के अंदर होते हैं। इसके कंटूर के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइनस कौन सा है, +2 ही है, तो ये वाला है, -2 वाला इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये आएगा, और इससे गुणा किसका होगा, 2 पाई आर तक, है कि नहीं। कुछ बोला नहीं है तो अपने को इसको एंटी क्लॉकवाइज ही लेके चलना है, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, +2 पाई आयोटा, ओके। और रेजिड्यू जेड इक्वल टू 2 पे कैसे निकलेगा, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन कर दो, है कि नहीं। नीचे वाला अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 2z। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, z इक्वल टू 2, 2 पुट करो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 2 दूनी 4, 4 3 12, और 2 दूनी 4, गुणा में क्या है, 2 पाई आयोटा, है कि नहीं। सही तो है, क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने वो तो दिया ही नहीं, कुछ मिसिंग है क्या इसके अंदर, कुछ मिसिंग तो नहीं है, 2 पाई आयोटा है यहाँ पे, बस मिसिंग बात यही है, ठीक है। देखते हैं, तो 4 से काटोगे तो ये आएगा 10, ये आएगा 3, और ये आएगा 2 पाई का आयोटा, ठीक है। तो 13, 10 3 13 दूनी 26, तो ये आया 26 पाई आयोटा। अब आयोटा का यहाँ क्या रखेंगे, गेट की पीवाई के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, हम्म,
यही है इसका आंसर। ठीक है, आयोटा को आपको खा जाना है, आयोटा का आप खा जाना। तो कितना आएगा 26 गुणा 3.14, जो इसका मान बने वो यहाँ लिख दोगे आप। ठीक है, आपके वैसे भी एमसीक्यू आएंगे, तो ये तो पीवाईक्यू है, तो मैं गेट का तो करवा रहा हूँ, है ना, सीखना है अपने को यहाँ से, बस इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास, ये है कि द पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड इजिकल टू कोट जेड है। तो जेड इजिकल टू 0 इसका कैसा पोल है अपने को पता करना है। ठीक है, तो देखो एफ जो जेड है इसका मान कितना है, कोट जेड है। इसको अपने 1/tan z लिखते हैं। tan z का एक्सपेंशन करना है, वो होता है z प्लस जेड की क्यूब बटा 5, ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और वो देख के लिख देता हूँ मैं, जेड की tan x का जो एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, मुझे तो अब याद होगा नहीं। tan z का एक्सपेंशन मैंने लिखा था कहीं ना कहीं, ये रहा, ये भी नहीं है, गूगल ही करना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ tan z, ये आएगा 1 प्लस एक्स की 3/3, ठीक है, प्लस 2/15 एक्स की 5। इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है। ओके, ये है। अब इसमें जेड कॉमन ले लो, तो नीचे क्या आएगा, जेड कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस z² बटा 3 प्लस जेड की पावर 5 2/15। ठीक है, प्लस 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 डैश, तो ये ऊपर चला जाएगा। आप माइनस लेके ऊपर जाओगे तो ये आएगा 1/z, ये आ जाएगा ऊपर लेके जाओगे तो 1 माइनस z²/3। ये ऊपर जाएगा -1 होगा, -1 इसके आगे आ जाता है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n इजिकल टू होता है 1 प्लस nx। तो उस तरीके से एक्सपेंड हुआ है। अब यहाँ देखो अंदर गुणा करोगे तो ये आएगा 1/z, और यहाँ आ जाएगा z/3। इससे आगे भी कहीं है ना, नीचे z नहीं आएगा। तो नीचे वाला z होता है ना, वही हमारा जो फंक्शन है उसका सिंगुलर पॉइंट होता है ना, वरना इनके अंदर सब किसी में 0 रख दो, कोई इससे वो नॉन एनालिटिक नहीं बनेगा हमारा फंक्शन। यहाँ अगर आप z इक्वल टू 0 रखोगे तो हमारा जो फंक्शन है वो नॉन एनालिटिक बन जाएगा, और z एक ही बार है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल पॉइंट है। कैसा है, सिंपल पोल है आपका, कैसा है ये, सिंपल पोल है। z जो आपका ये एक सिंपल पोल हो गया यहाँ, है ना। चलें इससे आगे। ठीक है, सिंपल पोल हो गया। इसके बाद अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ठीक है, इसके बाद देखो ये अपने पास द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस, इस इनका अपने को इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, और सबसे पहले इसके जो सिंगुलर पॉइंट है वो निकालेंगे, x² प्लस a² इजिकल टू 0। सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² इजिकल टू माइनस का a², या x इजिकल टू माइनस a का मतलब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर a²। तो यहाँ से x इजिकल टू कितना आ गया, x आ गया प्लस माइनस का आयोटा a। ठीक है, x इजिकल टू कितना आ गया अपने पास, प्लस माइनस का आयोटा a। ओके, ठीक है। अब जो माइनस से इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जो इंटीग्रल होता है इसका मान कितना होता है, प्लस 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एट पॉइंट इन अपर हाफ सर्कल, प्लस पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू एट रियल एक्सेस पॉइंट। देखो इनमें से जो कोई भी रियल एक्सेस वाला तो पॉइंट है ही नहीं, तो ये वाला तो नहीं है यहाँ, है ना, ये वाला तो यहाँ नहीं है। ठीक है, ये आ गया अपर हाफ में कौन सा है, प्लस, ये इमेजनरी होता है। ठीक है, तो अपर हाफ में तुम्हारे पास प्लस आयोटा तो है, नीचे वाला माइनस का आयोटा है ना, वो नहीं है। वो लोअर हाफ में अपने को चाहिए सिर्फ अपर हाफ वाला, तो प्लस का आयोटा ए है ना, वही तुम्हारे पास क्या है,
यहाँ रेजिड्यू हेल्प करेगा इसमें तुम्हें निकालने में। तो लिखो इसका मान, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, और 2 पाई आयोटा हो जाएगा कोस के एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट ऑफ ई टू पावर आयोटा के एक्स, है कि नहीं। तो 2 पाई आयोटा रह जाएगा, और ये अपने पास ऊपर है वैसे के वैसे रह जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ई टू पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। और नीचे अपने पास क्या बन जाएगा, नीचे अपने पास बन जाएगा इसका अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसका अवकलन क्या होगा 2x, ठीक है। 2x हो जाएगा, 2x में जो x का मान है वो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा अपने पास ये वाला प्लस आयोटा है, तो x का मान आयोटा यहाँ रख दो, x का मान आयोटा है यहाँ भी रख दो। क्या बना, ये आयोटा से आयोटा गया, 2 से 2 गया, पाई बाई ए बच गया, तो यहाँ तो बचा पाई बाई ए, और यहाँ बचा रियल पार्ट ऑफ ई टू पावर आयोटा के आयोटा ए, है ना। आयोटा स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब होता है माइनस का एक, तो ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का एक, तो ये पूरा रियल ही है, खुद ही रियल ही है ये, तो ये आया पाई बाय ए ई टू पावर माइनस का के, तो ये आएगा पाई बाय ए ई टू पावर माइनस का के, ये आ गया पाई बाय ए ई टू पावर माइनस का के, ठीक है। क्योंकि इसका रियल पार्ट चाहिए, पूरा रियल है, तो ये रियल पार्ट इसका क्या होगा, ये खुद ही होगा पूरा पूरा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो अब इसके बाद अपने पास जो है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट बचता है, ठीक है। तो वो अपने और कर लेते हैं, आज देखते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन कि डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डी वाई बटा डी एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन है, ठीक है। तो ये देखो अपने पास बाउंड्री कंडीशन दी गई है कि y एट 0 इज इक्वल टू 1 है, और y इज इक्वल टू y एट 1 इज इक्वल टू 0 है। तो f ऑफ 0.5 या y ऑफ 0.5 अपने को पता करना है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बनाए, ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर बनाए तो ये बनेगी m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास m, जोड़ने पे 2 आना चाहिए, गुणा करना पर 1 आना चाहिए, तो 2 एकम 2, है ना, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का आएगा, लेकिन ये किसका आएगा, प्लस का आएगा, और यहाँ माइनस का आना चाहिए, तो ये तो कैसे होगा, गलती है कुछ ना कुछ इसमें। 2m² माइनस का 2m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, गुणा करना में प्लस का आना चाहिए, जोड़ना घटाने में माइनस का आना चाहिए, तो ये कैसे होगा, माइनस का 2m प्लस का m, जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए, इससे तो एक ही आ रहा है, और गुणा करने में माइनस आ रहा है, तो ये तो ऐसे तो नहीं होगा, वो सीधे रचारी कर देते हैं सीधा, है कि नहीं, सीधे रचारी लगा देते हैं। सीधे रचारी विधि क्या कहती है, सीधे रचारी विधि कहती है कि m का मान कितना आएगा, माइनस का b, है ना, प्लस का 2 हो गया, माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a गुणा c डिवाइड बाय 2a, ठीक है। 2 का डिवाइड करो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का 2 अंदर जाएगा 4 बचेगा, तो 1 माइनस का 1, ये आ गया। तो यहाँ क्या है, ये कट गया 1, तो m का मान कितना आया 1 आया, ठीक है। मतलब ये क्या है, तुम्हारे पास m-1 का होल स्क्वायर है, पहचान ही नहीं पा रहे थे हम, ठीक है। m-1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है ना। तो रूट कितना आया, रूट आया m इज इक्वल टू यहाँ से 1,1। जब सेम रूट आ रहे हो तो आपका जो y है या f जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, आपको अगर याद हो तो वो लिखा जाएगा c1 प्लस c2 x ई टू पावर, जो भी मान है 1 आया ना वो x, ये आपका फंक्शन जो है वो लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला लेक्चर देखा है तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है वो लिखा जाएगा, f का मान इतना आ गया, ठीक। अब दो कंडीशन अपने पास, f का मान 0 पे 1 है, तो f का मान 0 पे 1 कर दो, 0 पे 1 कर दो, ये कितना बचेगा c1, c1 का मान आ गया 1, ठीक है। c1 का मान तो 1 आ गया, वो यहाँ रख देंगे, एक क्या कर रहा है 1 पे 0 कर दो, 1 पे x का मान 1 रखना है, फंक्शन का मान 0 हो जाएगा, ई टू पावर
एक्स। C1 का मान अपने पास ऑलरेडी कितना है, 1 है ना। C1 का मान अपने पास ऑलरेडी कितना आ गया, यहाँ से देखोगे तो 1 आ गया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का C2 की पावर e की पावर x इज इक्वल टू कितना है, 0 है। अब यहाँ से जो C2 का मान है वो आ गया कितना, माइनस का 1। इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो C1 C2 के मान ही आ गए। तो आपका जो C1 C2 का मान आ गया वो रख दो, और 0.5 रख दो x का मान। तो C1 का मान कितना आया, +1। C2 का मान कितना आया, -1। और ये e टू पावर क्या है, x है, x का मान रख दो 0.5। तो यहाँ भी ये रखना है 0.5। तो एक में से आधा गया, ये बचा आधा, आधा गुणा e टू पावर 0.5। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 0.5 इंटू ई टू पावर 0.5, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस प्रकार से अपने को दिया गया है, y एट 0 दिया गया है और y एट पाई/3 दिया गया है, ठीक है। तो y एट 0 तो दिया गया है और y एट पाई/3 अपने को पता करना है। अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरीके से दी गई है अपने को। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व होगी, ये अपने पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन है, dy dx प्लस का py इज इक्वल टू q, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ निकलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। निकालो तो, e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, tan x dx। tan x का समाकलन अपने को निकालना है, ये होता है आई थिंक log ऑफ sec x, ठीक है। तो ये आएगा e टू पावर log ऑफ sec x, ई से log गया, यहाँ बचेगा क्या, sec x बचेगा, ठीक है। अब इसका हल क्या हो जाता है, समीकरण का हल हो जाता है y गुणा sec x, ओके, इजिकल टू cos x, इधर जो भी है उसके गुणा में sec x और उसका समाकलन, ठीक है। आई थिंक यही फॉर्मूला होता है, बाकी मैं कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूले भी याद कम है थोड़े। तो क्या होगा इसका, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ओके, इसका करो समाकलन, ये हो जाएगा y ऑफ sec x, ये कट जाएंगे आपस में क्योंकि cos जो है वो sec का उल्टा होता है, dx, dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, ठीक है। प्लस करके आ जाएगा c आ जाएगा, बस वो लगाओ। अब y इज इक्वल टू 0 पे 0 है, y का मान 0 कर दो और x का मान भी 0 कर दो, तो ये तो हो गया 0, x भी हो गया 0, तो c का मान कितना है यहाँ से 0, तो ये c 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो y sec x है वो आया x, मतलब y इज इक्वल टू आया x बटा sec x। sec x का उल्टा कितना होता है, cos x, तो y अपने पास आ गया x cos x। अब इसमें मान पुट कर दो आप पाई/3, x का मान पाई/3 पुट करोगे तो पाई/3 और cos पाई/3, cos पाई/3, cos 60 sin 30, sin 30 होता है 1/2, तो ये आएगा 1/2 से गुणा करोगे तो पाई/6। तो आपका जो आंसर है वो आ गया कितना, पाई/6, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये कंडीशन दी गई है और वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 2 के ऊपर, किसकी, y की। तो करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हो जाएगा dy बाई वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा ln y, ठीक है। और इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाई का 2 प्लस का c। पहली कंडीशन लगाओ, 0 पे 2 कर दो, 0 पे 2 कर दो, तो c का मान कितना आ गया, ln 2 आ गया। तो अभी अपनी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी ln y इज इक्वल टू
और एल एन वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का एल एन, ठीक है, ये बन गया। अब अपने को क्या चाहिए, एक्स का मान 2 रख के वाई का मान निकालना है। एक्स का मान 2 रख दो और वाई का मान निकाल दो। एक्स का मान 2 रखोगे, 2 दूनी 4/2, 2 प्लस का एल एन 2। वाई का मान चाहिए ना अपने को, तो एल एन इधर ले आओ, क्या बनेगा, एल एन वाई माइनस का एल एन 2 इजिकल टू 2। यहाँ से आएगा एल एन ए माइनस का एल एन भी होता है एल एन ए बाई बी इजिकल टू 2। तो ये आएगा वाई बाई टू इजिकल टू ई टू पावर 2, या फिर वाई इजिकल टू आ जाएगा 2 ई टू पावर 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 ई टू पावर 2 आ जाएगा। ये रहा अपना आंसर। ठीक है, ये डिफरेंशियल वाला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस का वाई इजिकल टू 0। सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन ये है, तो अपने को वाई का मान निकाल के देना है। चले आ जाओ, क्या ये सिंपल ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्र माइनस का 1 इजिकल टू 0। तो एम इजिकल टू कितना आ गया, एम स्क्र इजिकल टू कितना आ गया 1, या एम इजिकल टू कितना आ गया प्लस माइनस का 1। तो अपना जो वाई का मान है वो आएगा C1 ई टू पावर एम एक्स प्लस C2 ई टू पावर माइनस का एक्स, ये आ गया। ठीक है, टी मानो एक्स मानो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ कंडीशन, 0 पे 1 कर दो, 0 पे 1, C1 प्लस C2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया, 0 पे 1 कर दिया। और इनफाइनाइट पे 0 कर दो, इनफाइनाइट पे 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको इनफाइनाइट कर दो। ठीक है, अब ये तो 0 वैसे ही हो गया, अब इसको 0 करने के लिए ना, ये इनफाइनाइट कर रहा है तो इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होने के लिए C1 का मान कितना आ गया 0 आ गया, C1 0 आया तो C2 कितना हो गया 1 हो गया। ये पुट कर दो, तो यहाँ देखो क्या बनेगा, ये क्या बन गया, y इजिकल टू बन गया अपने पास, C1 का मान 0 है, ये गया, C2 का मान 1 है, तो ये आ गया e टू पावर माइनस का t। e टू पावर माइनस टी कितना होता है, e टू पावर माइनस टी होता है cos हाइपरबोलिक t। आयोटा नहीं है तो cos साइन नहीं आ सकता। ठीक है, ये आएगा cos हाइपरबोलिक t माइनस का साइन हाइपरबोलिक t। ये वाला तुम्हारे पास आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, cos हाइपरबोलिक t माइनस का साइन हाइपरबोलिक t। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये तुमको दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किसकी फैमिली है अपने को बताना है। सॉल्यूशन करो, डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू माइनस का एक्स अपॉन वाई प्लस 1। अब सेपरेट कर दो टर्म, y प्लस 1 इंटू डी वाई इजिकल टू माइनस का एक्स डी एक्स, समाकलन करो, y का करोगे तो वाई स्क्र बाई 2, इसका करोगे तो y, इसका करोगे तो माइनस का एक्स स्क्र बाई 2। समाकलन किया है तो तुम्हारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा c, इसको इधर ले आओ तो ये बना एक्स स्क्र बाई 2 प्लस का वाई स्क्र बाई 2 प्लस का y इजिकल टू c। ठीक है, जो भी है मतलब माइनस का c करके बराबर 0 कर दो। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन कैसे है, इस प्रकार होती है, एच के इजिकल टू सी का स्क्वायर। इस तरीके से सर्कल की इक्वेशन होती है, तो ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो सर्कल विद डिफरेंट सेंटर, ये कह सकते हो आप, डिफरेंट रेडियस नहीं, सर्कल विद डिफरेंट सेंटर। ठीक है, सर्कल तो है ये, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंट रेडियस आएगी, डिफरेंट सेंटर आएगा, क्योंकि यहाँ सी है तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट सेंटर ही आएगा, रेडियस तो सेम ही रहेगी। ओके, ये सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस हो गया, सी आया है ना, एक सेकेंड। डिफरेंट रेडियस आएगा, कैसे आएगा देखो, इसको इस ये इक्वेशन होती है ना ऐसे होती है, और यहाँ होता है आर स्क्वायर, इसकी रेडियस ही होती है। इसको इस रूप में लेके आओगे ना आप, तो ये वाला सारा पार्ट इधर रह जाएगा, है कि नहीं। ये सी जो है ना कांस्टेंट, वो इधर जाएगा। अब कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है नहीं हो सकती, ये तो फिक्स फिक्स हो गया। यहाँ वाई फिक्स है तो एक्स के साथ 0 ही आना पड़ेगा, क्योंकि एक्स के साथ और कुछ आएगा ना तो एक एक्स की टर्म और बनेगी। अगर यहाँ पे एक भी आएगा ना तो इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, एक्स की टर्म और बनेगी। मतलब यहाँ डिवाइडेड है, यहाँ वाई आ रहा है ना, मतलब यहाँ 1/2 ये डिवाइडेड है, तभी वाई बचेगा, है कि नहीं। तो ये आर डिवाइडेड नहीं है बराबर वाला। ठीक है, तो सेंटर डिसाइडेड ही है,
रेडियस डिसाइडेड नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आएगा, इसके अंदर बी नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपने पास ये बचा है, आई थिंक ये लास्ट ही है ना। लास्ट क्वेश्चन है ये, और देख लो आप किस तरीके से करना है। इसके अंदर दो है, ये इनहोमोजेनियस इक्वेशन है, और इसमें सी एफ और पी आई दो बनेंगे। पहले अपने सी एफ निकालते हैं, ये हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन में हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस का 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से एम स्क्वायर इजिकल टू आ गया 1, या एम इजिकल टू आ गया प्लस माइनस का 1, ठीक है। एम इजिकल टू आ गया प्लस माइनस का 1, ओके। तो यहाँ से जो सी एफ है, वाई का जो सी एफ अपना आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा, वो आ जाएगा C1 ई टू पावर टी में है ना, टी प्लस C2 ई टू पावर माइनस का टी। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा, वो क्या है, वो है 2 cos हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब ये क्या है, ये है 2 इंटू ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स बोलेंगे इसको, हाँ। ये है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स का जोड़ है, ये है कि नहीं, है ना, ठीक है। ये 2 cos हाइपरबोलिक x क्या है, ई टू पावर एक्स बेटा ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स का एडिशन है, तब ये आता है। डिवाइड बाय क्या है, डी स्क्वायर माइनस का 1 है। इसको अपने को सोल्व करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। कैसे सोल्व करें, ये होता है कि इसका मान आप सीधा ही रख दो, इसका मान जो है आप सीधा का सीधा ही रख दो, मतलब एक आ रहा है तो एक रख दो डी का मान, उससे तो इसका काम नहीं चलने वाला। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर x का गुणा कर दो, नीचे अवकलन कर दो, फिर रख दो आप, समझ रहे हो ना। ये आप क्या करो, इनको अलग अलग भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर ऊपर x का गुणा करोगे तो ये बनेगा, अब ये बनेगा 2d, 2 गुणा डी, डी का मान अब रख दो आप, x का गुणा क्या है, एक है, तो यहाँ एक रख दोगे। ये क्या है, प्लस है, ये आएगा, इसका भी x का गुणा कर दोगे, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 2d बनेगा, इसका मान माइनस एक है, तो ये आएगा माइनस का एक। इस तरीके से बनेगा। ये क्या बना, ये बना x बाय 2 ई टू पावर x माइनस का ई टू पावर माइनस एक्स, तो ये बना 2 साइन हाइपरबोलिक एच एक्स, ठीक है। या टी रखो एक्स रखो, बात एक ही है। 2 से 2 गया तो ये बचा अपने पास x साइन हाइपरबोलिक x, इतना बचा। सी एफ इतना है और ये इतना है पी आई, तो अपने पास ये आ गया x साइन हाइपरबोलिक टी, ठीक है। टी एक्स एक ही बात है। अब कंडीशन लगानी है 0 पे 0, क्या कंडीशन लगानी है, 0 पे 0। तो 0 पे 0 करोगे तो ये बचेगा C1, ये बचेगा C2, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से एक तो ये आएगा कि C1 प्लस C2 बराबर कितना है, 0 है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरी क्या है, अवकलन के अंदर 0 पे 0 है, अवकलन में भी क्या है, 0 पे 0 है, तो करो, अवकलन में भी 0 पे 0 करो। अवकलन में भी 0 पे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि C1 e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है। इसमें माइनस, ठीक है, x और साइन x का है, ठीक है। तो इसका अवकलन करना है ना, इट इज साइन का करोगे तो कोस, पहले का अवकलन दूसरा एज इट इज, ठीक है। अब इसमें क्या रखना है, इसमें भी 0 पे 0 है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, x का मान 0 रख दो, x का मान 0 रखोगे तो ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, तो ये आ गया C1 प्लस C2 इजिकल टू 0 और C1 माइनस C2 इजिकल टू भी 0। ये तो कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला यहाँ हो चुका है, अपने को इक्वेशन दोबारा करना चाहिए। सिंपल कर देते हैं इसको, है कि नहीं। y का t के सापेक्ष कैसे करेंगे अवकलन, होगा ही नहीं। 2 कोस है तो e आएगा, और डी स्क्वायर का मान अपने कोस के हिसाब से रखेंगे एक, वो भी नहीं हो सकता। हाँ वो हो सकता है, डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस का ए स्क्वायर रखेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहां से एक बात बन तो सकती थी, देखता हूं मैं कैसे किया है इन्होंने, कहाँ गलती कर रहे हैं हम।
हम कोई गलती कर ही नहीं रहे, हमने बिल्कुल परफेक्टली किया है। बहुत ही गजब की बात यह है कि हमने बिल्कुल परफेक्टली किया है ना। क्या है किया है हमने, t इंटू में आया है और e टू पावर t बाई 2 है और e टू पावर माइनस t बाई 2 है। कोई समस्या ही नहीं है, हमने बिल्कुल परफेक्टली किया है इसको। ओके, बस समस्या क्या हो गई कि हमने इसको साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख दिया, जबकि हाँ साइन लिख दिया ना, यहाँ से गलती हो रही है कुछ ना कुछ। इसका सॉल्यूशन हमने निकालना पड़ेगा। तो कैसे करें, तो अपने पास c1 प्लस सी टू इजिकल टू 0 आ गया। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स साइन हाइपरबोलिक टी, 0 पे 0 0 करेंगे इसको, 0 पे 0 0 करेंगे तो ये बनेगा c1, ये बनेगा c2 और ये बनेगा 0। तो c1 प्लस सी टू इजिकल टू आगे 0, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कर दिया। अब रखेंगे 0 पे 0, तो ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, तो 1 माइनस 1 0 आ गया। c1 माइनस सी टू इजिकल टू 0 आ गया। तो c1 c2 0 हो गया, इसका मतलब हो ही गया क्वेश्चन। जोड़ भी 0 घटाओ भी 0, मतलब ये खुद ही तो 0 ही तो है कि नहीं। बस यही तो है, जोड़ भी 0 घटाओ भी 0, मतलब c1 भी 0 और c2 भी 0, दोनों 0 कर दो, ये बच गया आंसर। ये t नहीं है, x नहीं है, t है ना, क्योंकि x या t किसी में एक चल लो, आप चल सकते हो, तो अपना आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर के अंदर 2010 से लेकर के 2019 तक के जो भी आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के आपके रिलेवेंट पीवाईक्यू थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें जो भी पढ़ाया है तुमको बहुत बढ़िया तरीके से ढंग से समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।